आज की इस परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और आज की ये परिचर्चा चर्चा करने के लिए है। इसमें सुनना और सुनाना ये दोनों कार्य एक साथ ही चलेंगे। और वस्तुतः इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि जो कुछ हम जानते हैं उस जानने की अनुप्रयुक्तता या उसकी एप्लीकेशन क्या संभव हो सकती है, इस सारे विषय को आज हम लेने जा रहे हैं। इसलिए इस सारे विषय के संदर्भ में ये ध्यान रखना आवश्यक है कि हम संस्कृतज्ञों की दोहरी जिम्मेदारी होती है, उत्तरदायित्व दोहरा है हम लोगों का। एक तो ये कि हम लोगों को अपने शास्त्र का ज्ञान हो, और साथ ही साथ हमें ये भी ज्ञान हो कि उस शास्त्र का प्रयोग कहाँ करना है, कैसे करना है। क्योंकि अगर हम सिर्फ शास्त्र को स्मरण रख रहे हैं, उसको कंठस्थ कर रहे हैं और उसको पढ़ा रहे हैं, तो ये आधे दायित्व का निर्वहन है। ये दायित्व पूरा तब होगा जब हम समाज में मनुष्यता की या समाज की चुनौतियों को क्या उत्तर प्रदान कर रहे हैं, क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं, क्या हम निर्देशित परिवर्तन शास्त्र के अनुसार उसमें लाने में समर्थ हैं या नहीं है, और उसके लिए हम क्या पॉलिसीज डिजाइन कर रहे हैं, क्या मॉडल्स हम दे रहे हैं समाज को। तो इस बात को ध्यान में रख करके आज की हम चर्चा करने जा रहे हैं। और चर्चा करने से पूर्व एक दो बातें हैं कि हर व्यक्ति को अधिकतम 3 कथाएं कहानियां सुनाने का अधिकार है, लेकिन कहानी को बहुत विस्तार में न सुना करके उसकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर जो है वो अधिक बल देने की आवश्यकता है। कहानी पूरी हो, पूरी पता लगनी चाहिए दूसरों को कि क्या कथा आप बता रहे हैं, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे चर्चा है। और साथ ही हम इस विषय पे ज़्यादा नहीं जाने की हमें आवश्यकता है कि पंचतंत्र का इतिहास क्या है, कब ये लिखा गया पहली बार, कौन सी पहलवी भाषा से अनुवाद हुआ, फिर और कहाँ-कहाँ इसका विस्तार हुआ, उस सब में जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल फोकस करना है, ध्यान केंद्रित करना है, जो भी हमें कथा इसमें से रुचिकर लगी है, उस कथा का क्या सोशल साइंटिस्ट के तौर पर हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं, क्या हम मैनेजमेंट स्टडीज में उसको कहीं पे उपयोगी बना करके कोई समाधान दे सकते हैं या कोई इंसाइट प्रोवाइड कर सकते हैं, ये सारा का सारा केंद्रीय विषय है। तो चलिए हम सीधे अब विषय की ओर अग्रसर होते हैं। हमारे साथ कुछ प्रतिभागी जुड़ गए हैं, और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि सभी कोई ना कोई अपने अपने तरीके से कथाओं को कहेंगे और अपने तरीके से उन कथाओं को इंटरप्रेट भी करेंगे, उनकी उपयोगिता के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि व्हाट सोशल साइंसेज एंड मैनेजमेंट स्टडीज नीड टू लर्न फ्रॉम दीज बुक्स, दीज शास्त्रास, नीति कथाओं से। और हमें ये भी स्वीकार करना चाहिए कि ये जो सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स हैं और मैनेजमेंट स्टडीज़ हैं, बहुत एडवांस्ड हैं, बहुत डेवलप्ड हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं इस वक्त। लेकिन वो चाहे कितने ही कॉम्प्लिकेटेड और एडवांस क्यों ना हो, लेकिन मूलभूत समस्याओं को कितना वो समाधान कर पाते हैं और कहाँ तक वो उसको प्रॉपरली हैंडल करते हैं या उसके प्रति समझ रखते हैं, वहाँ पर हम लोग अपना योगदान दे सकते हैं। इस दृष्टि से आप इस सारे विषय को अप्रोच करें। तो अब पंचतंत्र की जब आप बात करते हैं, हमने दोनों ग्रंथ रखे हैं, हितोपदेश और पंचतंत्र। और हितोपदेश जो है वो उसका एडिशन ही है एक तरह का, और उसमें आप देख सकते हैं नीचे कि यहाँ पे उसके 4 भाग हैं और पंचतंत्र में 5 हैं। ठीक है, मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, ये सब आप जानते हैं, पढ़कर ही आए हैं, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। अब हम सीधे आते हैं कि उसकी जो शुरुआत है कि पंचतंत्र की रेलेवेंस क्या है जब हम सोशल साइंसेज और मैनेजमेंट की बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि पंचतंत्र शुरू कहाँ से हो रहा है, राजा अमर शक्ति से। और मेरा ये भी निवेदन रहेगा कि राजा का अर्थ किंग मत करिएगा, क्योंकि जब आप किंग करते हैं तो वो कोई अकाउंटेबल नहीं होता अपने प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने सब्जेक्ट्स के लिए। लेकिन राजा वो धर्म के अधीन है, एंड ही इज अकाउंटेबल टू हिज प्रजा आल्सो। और ये उसके लिए आवश्यक शर्त है कि वो प्रजा का रंजन करे। तो इसलिए अगर आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट या कोई सोशल साइंटिस्ट होने के नाते
अगर इस तरह का जड़तापूर्ण अनुवाद करते हैं कि राजा किंग होता है और किंग राजा होता है, तो उसको कृपया आप उसको किनारे रखें। तो राजा जो है अमर शक्ति है, और अमर शक्ति शब्द उसने क्यों प्रयोग किया होगा, मैं आपको वो बाकी बातें नहीं बता रहा कि हमें क्या क्या यहाँ पे ढूंढना है, वो मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन सीधा आप आए कि स्टेट पावर का नाम आप अमर शक्ति समझ लीजिए, क्योंकि स्टेट हमेशा ही रही है, जब से चली आ रही है, जब से मनुष्यता है तो कोई ना कोई स्टेट के रूप में है। तो शक्ति जो है वो एक तरह से अमर है, और उसका राजा होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रजा रंजन उसकी अकाउंटेबिलिटी है, प्रजा को सुखी रखने के लिए उसका उद्देश्य है। तो जो पंचतंत्र में शब्दावली का वो प्रयोग कर रहा है, जो नामों का प्रयोग कर रहा है, वो बड़ा सोच समझ करके और पीछे की दृष्टि को ध्यान में रख के कर रहा है। और आप ये देखें कि जैसे ही इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं, तो आप देखते हैं कि अमर शक्ति नाम का जो राजा है, वो केवल पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी कलाओं में रुचि है, वो मनुष्यता की बातों को समझता है, और उसके कितने सारे गुणों को बताया गया है। यानी कि स्टेट पावर कैसी है, जो धर्म के अधीन है, धर्म से संस्कारित है। धर्म के अधीन नहीं मैं कहूंगा, बल्कि धर्म से वो संस्कारित है। और उसके आगे तीन पुत्र हैं उस स्टेट पावर के, एक का नाम है वसु शक्ति, दूसरे का नाम है उग्र शक्ति, और अनंत शक्ति। अब ये तीनों नाम इस तरह के हैं, अगर आप इनको इंटरप्रेट करने लगेंगे, और तीनों की विशेषता क्या है, तीनों ही जड़ हैं, ऐसी पावर्स हैं जो कंट्रोल करनी बड़ी मुश्किल है, जिनको आप रोक नहीं सकते। तो उनको कैसे नियंत्रित करना है अमर शक्ति के द्वारा, तो ये सबसे बड़ी चुनौती है किसी भी सोसाइटी की, किसी भी स्टेट की, किसी भी कंट्री की, और संपूर्ण मनुष्यता की भी यही समस्या है कि यहाँ पर जो वसु शक्ति है, उग्र शक्ति है, और अनंत शक्तियां हैं। उग्र शक्ति बड़ी वायलेंट है, अनंत शक्ति है जो आप में अहंकार लाती है। और जब आप देख सकते हैं, इसको अप्लाई करके देख सकते हैं कि कोई एमएलए बन जाता है, कोई एमपी बनता है, या किसी के पास वैसे पैसा आ जाता है, तो उसके व्यवहार में कैसा फर्क होता है। तो उसको नियंत्रित करना पड़ता है, उसका संस्कार करना पड़ता है कि तुम एब्सोल्यूट पावर नहीं हो, तुम निश्चित रूप से पावर है तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारी पावर का संस्कार करना होगा, उसको नियंत्रण में रखना होगा। और इसके लिए सबसे पहले जो आवश्यकता पड़ती है, वो एक ऐसे ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे पंडित की आवश्यकता पड़ती है, जो इस वसु शक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति नाम के जो जड़ शक्तियां हैं, इनका वो संस्कार करके इन्हें वो संवेदनशील बनाता है, अकाउंटेबल बनाता है। तो वस्तुतः अगर आप देखें, तो सारी की सारी प्रक्रिया कथा मुख में यही है कि कैसे जो स्टेट पावर्स हैं उनको अकाउंटेबल बनाना है आपने प्रजा के लिए, और केवल अकाउंटेबल नहीं बनाना, उसको सेंसिटाइज भी करना है। तो एक तरह से संस्कार के द्वारा प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व का बोध कराने का सारा पक्ष जो है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब आप देखिए कि कथा जो शुरू होती है, मैं जल्दी जल्दी में अपनी बात पूरी करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कुछ स्लाइड्स ज़्यादा हैं, उसके बाद फिर आप लोग अपनी अपनी बात रख सकते हैं, और उसमें कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है, जिसको अपनी बात कहनी है वो कह सकता है। अब ये कहानी जो शुरू होती है, पहली जो कथा आरंभ होती है, वो वर्धमानक वणिक पुत्र से शुरू होती है। अब आप ये देखिए कि बात शुरू करता है स्टेट, और स्टेट को जो एम्पावर करने वाले जो सबसे बड़ी बात है, वो है उसकी मनी पावर, इकोनॉमी। तो वो कौन लोग लेकर आ रहे हैं, वर्धमानक वणिक पुत्र। तो वर्धमान जो नाम है, ये अपने आप में ही ये बताता है कि लगातार जो प्रोग्रेशन की ओर चलने वाली स्टेट है, और वो प्रोग्रेशन की ओर ले जाने वाली कौन सी है, प्रोग्रेसिव स्टेट कौन होगी, जहां पे लगातार इकोनॉमी जो है वो वाइब्रेंट है। और उसके लिए ही मुझे लगता है कि प्रोग्रेसिव इकोनॉमी के लिए वर्धमानक शब्द का उसने प्रयोग किया है। और वणिक पुत्र शायद इसलिए उसने शब्द प्रयोग किया है क्योंकि वो बिजनेसमैन का एरिया है उसका ये। और वो वणिक पुत्र जब आप कहते हैं, तो एग्जैक्टली वो बिजनेसमैन नहीं है, वो धर्म पूर्वक बिजनेसमैन है, कि वो ध्यान रखेगा कि हर एक के पास जो है वो बराबर उचित जो है वो वितरण हो। वो वणिक है, क्योंकि ऐसे वणिकों का हमें कहानियां हैं जिन्हें इतिहास में कभी बताया नहीं गया, कि जिन्होंने धर्म पूर्वक वितरण किया। वो ये नहीं है कि उन्होंने कोई अपना, एक व्यक्ति ने कोई एकाधिकार कर लिया है और उसके बाद उसने सारा प्रॉफिट अपने लिए रख लिया, ऐसा नहीं है। वो बांटता था। इसके उदाहरण मैं दूंगा, आपके साथ साझे करूंगा, जो इतिहास की ओर से हैं। अब उसने विचार किया कि मुझे और
अपनी जो है वो धन समृद्धि करनी है, तो उसके लिए वो वृषभ को लेकर के अपनी यात्रा आरंभ करता है। पहले वो विचार करता है कि मैं किस-किस तरह के बिज़नेस कर सकता हूँ, तो 7 तरह के बिज़नेस की वो चर्चा करता है, उसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं उसमें नहीं जा रहा। लेकिन वो चुनता किसको है? वृषभ, बैल। क्या नाम है उसका? संजीवक। तो यानी कि वृषभ को चुनने के पीछे उसका अर्थ क्या है कथाकार का, ये हमें देखना चाहिए। वृषभ का संबंध ज़्यादातर आप जानते हैं जो परंपरा में है, वो धर्म के 4 पैरों के साथ है। लेकिन यहाँ वृषभ जो संजीवक है, वो क्या है कि संजीवक शब्द इसलिए शायद रखा गया होगा कि उसमें निरंतर एक समाज को जीवित रखने की, निरंतर एक उसमें उत्साह बनाए रखने की जो उसमें क्षमता है, वो जो प्रिंसिपल है, समाज को गतिशील रखने का जो संजीवक है और 4 पैरों पे वो बैलेंस्ड है, ऐसा वो वृषभ संजीवक शब्द को उसने इस्तेमाल किया। तो एक तरह से वो उन प्रिंसिपल्स को पर्सोनिफाई कर रहा है अलग-अलग चीज़ों से। अब उस वृषभ के साथ आगे चलकर जितनी कथाएँ होती हैं, उसमें 3 लोग सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक तो शेर पिंगलक जिसका नाम है, एक शृगाल कर्टक और शृगाल दमनक। शृगाल कर्टक और दमनक, कर्टक शब्द जो है वो अनुचित व्यवहार करने वाला, कुटिल व्यवहार करने वाला कर्टक है, और शृगालक जो दमनक है, वो कौन है? जो दमन करने में है। तो जंगल में, वन में रहने वाला जो सिंह है, वो किस तरह से अपने को डोमिनेट करता है? अपनी ताकत से। उस ताकत के साथ आकर के जब 2 तरह के शृगाल मिल जाते हैं, कर्टक और दमनक, शृगाल क्या? गीदड़। अब गीदड़ की क्वालिटीज़ को देखें और उसके लिए उसने नाम क्या दिया? कर्टक और दमनक, यानी कि जो शैतान हैं, जो चालाक हैं, जो कुटिल बुद्धि वाले हैं और दमन करने वाले हैं। तो यानी कि शोषण करने वाली जो पावर है, उसको ध्यान में रखते हुए आगे की पाँचों की पाँचों कथाएँ आप उस कॉन्टेक्स्ट में आप देखने का प्रयास करें, और आपको लगेगा कि ये पूरे का पूरा जो एक बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो यहाँ से हमें समझ में आती हैं, जैसा कि मैं थोड़ा-थोड़ा करके आपके साथ साझा करूँगा। अब इसके साथ आप देखिए कि ये तो पृष्ठभूमि हो गई हमारी, अब इसमें हमने आगे जो चलना है वो देखना है समाज विज्ञान, सोशल साइंसेज़ को और मैनेजमेंट स्टडीज़ को। अब इनको जब मैं देखता हूँ तो मुझे हमेशा एक कहानी याद आती है, और आगे भी जब कभी मैंने इस सारे विषय पे चर्चा की, तो मुझे हमेशा एक मूर्ख वानर की जो कथा याद आती है, जो कि क्योंकि हम लोगों को ये बता दिया गया है कि भई हम बंदर से उत्पन्न हुए हैं। मैं ये बात मैं नहीं कह रहा, ये डार्विन ने कही है और हमने इसको मान लिया। अब बंदर होने के नाते क्या है कि जब आप हर चीज़ में जाके प्रकृति के हर चीज़ के साथ छेड़ा-खानी कर रहे हैं, समाज की हर संस्था को आप छिन्न-भिन्न कर रहे हैं, तो ऐसे में हर प्रबंधनकर्ता और जो समाज विज्ञानी, जिसे अपने समाज विज्ञानी होने का भ्रम है, वो क्या करता है? हर चीज़ को छेड़-छेड़ करके उसने समाज का विघटन कर दिया, समाज को इकट्ठा तो कर नहीं पाया। होना ये चाहिए था कि दोष परिमार्जन करता, तो वो तो हुआ नहीं, लेकिन समाज का विघटन हो गया, ये हम सभी देख पाते हैं, समझ पाते हैं। अब ऐसे में समाज विज्ञानी और प्रबंधनकर्ता के सामने चुनौती ये आ गई कि उसने समाज के ऐसे समाजों में अपने हाथ को फँसा लिया है, जहाँ से वो निकल नहीं पा रहा। ये जो आप देख पा रहे हैं कि जो बढ़ई थे, उन्होंने एक लकड़ी के पीस को काटा और उसके बीच में एक कीला फँसा दिया, वेजेट जिसे आप कहते हैं, उसको जब फँसा दिया और उसको उखाड़ दिया समाज विज्ञानी ने, तो समाज विज्ञानी अपना हाथ फँसा कर के आज वो चिल्लाता है कि देखो समाज में ये नुकसान हो रहे हैं, ये गलत बातें हो रही हैं, स्त्रियों पे आक्रमण हो रहे हैं, उनका ये हश्र हो रहा है, उनको ये दुःख हो रहा है। अब वो चिंता में पड़ा हुआ है। पहले तो उसने दे दिए कि हम सोशियोलॉजी सोशलिज़्म के थ्रू बदल देंगे, हम कम्युनिज़्म के थ्रू ये बदल देंगे, और उससे हुआ तो कुछ नहीं, समस्याएँ ज़्यादा पैदा कर लीं। तो आज के समाज विज्ञानी और प्रबंधनकर्ता की स्थिति उस बंदर की तरह है जिसके हाथ उस लकड़ी में फँस गए। तो ऐसा मैं इस सारी स्थिति को देखता हूँ। तो इस सारी स्थिति को देखते और समझते हुए कि व्हाट लेसन्स वी नीड टू लर्न फ्रॉम द पंचतंत्र। इट टीचेस वेरियस फेसेट्स ऑफ ह्यूमन क्वालिटी डेवलपमेंट टू ईच इंडिविजुअल फॉर their personal and professional life. The lessons can be related to work, contest, supervision, diversity, harmony, unity, team building, to have a peaceful and calm life at work and in personal domains.
तो भाई पंचतंत्र इसलिए हमें पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए और इंटरप्रेट करना चाहिए। नहीं तो आधी बात रह जाएगी। मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि केवल पंचतंत्र की कहानी सुनाना हमारा लक्ष्य नहीं है, उसकी इंटरप्रिटेशन करना, उसको एक तरह से इस तरह के तथ्यों को निकालना, थ्योरीज़ को थ्योराइज़ करना, ये हमारा लक्ष्य है। इस बात को आगे बढ़ाता हूँ। ये मैंने इसको हिंदी में भी अनुवाद कर दिया है, ताकि अगर कोई स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं तो उनको ये मैं हिंदी में उनके साथ बाद में शेयर कर दूँगा। ये पावर पॉइंट जो है पूरी शेयर कर दूँगा, हिंदी और संस्कृत दोनों में मैंने कर दिया है। अंग्रेजी और हिंदी में। चलिए अब हमारे सामने फिर ये प्रश्न है कि हाउ टू इंटरप्रेट स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र फॉर सोशल साइंसेज। ये इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको हिंदी में ज़रा सुविधा के लिए आपके सामने रख देता हूँ। सामाजिक विज्ञान के लिए पंचतंत्र की कहानियों की व्याख्या करने के लिए आपके सामने क्या करना होगा? सबसे पहले उसको प्रासंगिक बनाएं। प्रासंगिक बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपके सामने कोई ना कोई एक समस्या होनी चाहिए, एक चुनौती होनी चाहिए, कोई एक इशू होना चाहिए। चाहे वो स्त्रियों का इशू है, चाहे वो सोशल डिस्टर्बेंस का इशू है, इंटॉलरेंस का इशू है, जो भी आप पॉलिटिकल अनरेस्ट का है, जो भी आप चाहें वो इशू एक रखें, तो उसको रेलेवेंट तभी आप बना पाएंगे। फिर उसके बाद दूसरा जो उसमें पक्ष है, विषयों के पहचान करनी, कि जो भी कथा चुननी है उसमें उस विषय की उसके साथ संगतता को ध्यान में रख करके आपने उसको इंटरप्रेट करना है। फिर उस कहानी में जो पात्र हैं, वो शेर है, बिल्ली है, कबूतर है, कुत्ता है, जो भी है, उन सबको आपने क्या करना है, उसका विश्लेषण करना है। क्योंकि केवल सिंह कह के तो काम नहीं चलेगा, केवल गीदड़ कह के, शृगाल कह के काम नहीं चलेगा। उसके गुण, क्योंकि ये सारे के सारे पशु हर आदमी के भीतर हैं, हर मनुष्य के भीतर हैं और उसी के अनुसार वो व्यवहार करता है। अब जब आपने पात्रों का विश्लेषण कर लिया तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, वहां पर आपको क्या है, सिंबलिज्म की तलाश करनी है कि कौन से सिंबलिज्म को ध्यान में रख करके उसने ये कहानी सुनाई। जैसे मूर्ख पंडित की कहानी सुनाई, या उसने शेर को जीवित करने वाली, कि उसके जो भिन्न भिन्न भेद थे, भाग थे, उनको इकट्ठा किया और फिर उसको जीवित किया। तो वो किस चीज के प्रतीक हैं, इन बातों को हमें ध्यान रखना होगा। फिर उसको कई दृष्टिकोणों से उसके ऊपर विचार करना है, उस कहानी के ऊपर। और फिर छठे नंबर पर आपको सामाजिक सिद्धांतों से संबंध उनका जोड़ना है कि ये जो कहानी है, ये सामाजिक सिद्धांतों से इसका संबंध क्या है। और फिर उसका एक जो अंतिम पक्ष है जिसको हमें बहुत ध्यान देना होगा, वो है क्रॉस कल्चरल जो तुलना है, वो हमें करनी होगी। क्योंकि अलग-अलग संस्कृतियों में अलग-अलग तरह के व्यवहार होते हैं, तो उनके साथ भी उसका तालमेल बैठना चाहिए, तभी जाकर के हम इसको सैद्धांतिक रूप से प्रस्तुत कर पाएँगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये एक पृष्ठभूमि है, जिसके आधार पे जब आप कथा सुनाएँ, तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखें। इसके साथ ही आप ये ध्यान में रखें कि जब आप इन कथाओं को पढ़ते हैं, तो उन वहाँ पर आपको वो प्रश्न करने हैं जिनसे आप धारणाओं को, रूढ़ियों को चुनौती दें और जो सामाजिक स्थितियाँ हैं उनके ऊपर गंभीर टिप्पणी भी करें। जैसे कि आजकल स्त्रियों का विषय चल रहा है, उनके ऊपर जिस तरह का उनके साथ अनाचार हो रहा है, या और जो पॉलिटिकल चेंजेज़ आ रही हैं, जिस तरह के पॉलिटिकल अनरेस्ट हो रहा है, या कई जगह पर जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो बड़ा क्रूर हो रहा है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम उस कहानियों के माध्यम से टिप्पणी करने के प्रयास करें। तो ऐसे जो पंचतंत्र की कथाएँ हैं, इनको हमें मुख्य रूप से इन सब शास्त्रों के माध्यम से देखना है। समाज शास्त्र के माध्यम से, जहाँ पे सामाजिक संरचनाओं, संस्थानों और संबंधों के माध्यम से जाँच करनी है। मनोविज्ञान की दृष्टि से मानवीय व्यवहार, प्रेरणा और भावनाओं का विश्लेषण करें। नृविज्ञान एंथ्रोपोलॉजी जो है, सांस्कृतिक प्रथाओं और मूल्यों और विश्वासों का अध्ययन हम करें। राजनीति के माध्यम से, राजनीति विज्ञान के माध्यम से शक्ति की गतिशीलता, शासन, नेतृत्व की, लीडरशिप का इवैल्यूएशन करें, क्योंकि सिंह जो है वो लीडरशिप का ही एक तरह का सिंबल है। फिर हम इकोनॉमी के एंगल से भी देखें, इकोनॉमिक्स के एंगल से भी इस विषय को देखने का प्रयास करें कि किस तरह से जो है वो आप रिसोर्सेस मैनेजमेंट करते हैं, बिजनेस को किस तरह से प्रमोट करते हैं और आर्थिक संबंध जो हैं वो कैसे आप देखते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो 5 तंत्र हैं, इन तंत्रों में आप पंचतंत्र का विश्लेषण करने का प्रयास करें। अब इसके साथ इस बात को भी और थोड़ा-सा देख लीजिए कि व्हाट सोशल साइंसेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज नीड टू लर्न फ्रॉम पंचतंत्र।
तो सबसे पहले जो हमें सोशल साइंसेस में सीखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तक जो कुछ वो सिखाता है कि डायनामिक पर्सनैलिटी, यू शुड बी स्मार्ट और पता नहीं क्या-क्या, उन पे भी कभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सोशल साइंसेज़ को ह्यूमन नेचर के बारे में सीखना पड़ेगा पंचतंत्र से। ये हम सिखा सकते हैं, लेकिन सिखाने के लिए हिम्मत चाहिए, उसके लिए थोड़ा-सा जो है वो उस तरह की ओरिएंटेशन भी चाहिए। ह्यूमन नेचर, फिर उसके बाद सोशल डायनामिक्स, समाज की जो गतिशीलता है, इसको भी हम पंचतंत्र के माध्यम से व्याख्यायित करें। कल्चरल विज़डम की बातें हैं और एथिक्स और मोरालिटी जिसकी आवश्यकता है, आज सबसे ज़्यादा, कि एक के हाथ में ही धन ना चला जाए और एक ही पक्ष में जो है सारी सत्ता केंद्रित ना हो जाए, इन सब बातों को हमें ध्यान देना है। इसके साथ ही जो मैनेजमेंट स्टडीज़ है, वहाँ पर पंचतंत्र को हमें किस तरह से लेकर के आना है, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग क्या? कि एक गधे को मारने के लिए, गर्दभ को मारने के लिए किस तरह से वो बार-बार उसको अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ अप्लाई करते हुए बार-बार उसको कस्टमर के तौर पे लाता है और फिर उसके साथ हिंसा करते हैं। वो किस तरह से जो है वो एक झूठ के आधार पे ही पूरे का पूरा शासन जो है वो कितनी देर चलाता रहता है, एक गीदड़। नीलवर्णा शृगाला जब आप कथा पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि किस तरह से जब हमें सरकारी डिग्रियाँ मिल जाती हैं और हमें पढ़ा-लिखा घोषित कर दिया जाता है, तो किस तरह से हम दूसरों का मूर्ख बना देते हैं और अपने स्मार्टनेस और गुडनेस के द्वारा जो है वो अपनी चीज़ों को हम सेल आउट करते हैं, बेचते हैं। तो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग कैसे होगी, इस सारे विषय पे भी चर्चा हमें करनी है। लीडरशिप क्वालिटीज़ हमें देखनी है कि लीडरशिप कितनी तरह की है, किस-किस तरह से उस लीडरशिप को हम हैंडल कर सकते हैं। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन है, संचार, संप्रेषण कैसे है, टीम वर्क और कोलैबोरेशन इसको हमें देखना है। एडेप्टेबिलिटी एंड रिसिलियंस, इसको भी हमें, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसको देखना है कि किस तरह से, किस परिस्थिति में आपको कौन-सी युक्ति का प्रयोग करना है। इमोशनल इंटेलिजेंस भी चाहिए, अगर आप मित्रों की कदर नहीं करते, अगर आपको सचमुच जो श्रेष्ठ मित्र हैं, उसमें और कपटी मित्र में अंतर करना नहीं आता, तो वहाँ पर आपको इसकी भी आवश्यकता है। और फिर सबसे बड़ी बात है रिसोर्स मैनेजमेंट, ये कैसे करनी है, कि एक जो चींटी एक जो पक्षी है, उसके हाथी ने जब हाथी ने अंडे फोड़ दिए, तो उसके बाद वो मिल कर के कैसे रिसोर्स मैनेजमेंट करते हैं और कैसे उस हाथी को मार देते हैं, ये हमें यहाँ से सीखने की ज़रूरत है। उसके लिए हमें को बहुत बड़े और विदेशी जो हैं वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं सब चीज़ों से आ जाएगा, लेकिन वो कैसे आएगा, जब हम उसको इंटरप्रेट करना जानेंगे, सीखेंगे। ये सारा वो हिंदी में है, इसको मैं दोबारा नहीं पढ़ रहा। और कुल मिलाकर के ये आपके सामने पंचतंत्र की कथाएँ हैं, इतनी सारी कथाएँ हैं, 22 ये हैं, फिर उसके बाद 6 कथाएँ और हैं, 16 ये सब है। आप सब जानते हैं, मैं इसमें नहीं जा रहा, लेकिन कुछ एक कथाओं जिनका मैं ज़िक्र करूँगा अगले 5 मिनट में, और फिर उसके बाद आप लोगों को आमंत्रित करूँगा, ओपन हाउस डिस्कशन शुरू करेंगे कि भासुर सिंह की कथा का हम चर्चा करेंगे, चंड्रव शृगाल, नीलवर्णा शृगाला जिसके, अनागत विधाता, और ये जो 3 मछलियों की बात हम करेंगे, और जितनी भी बातें हैं धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि की बात करेंगे। हालाँकि भारतीय संविधान में पाप नाम की चीज़ तो खत्म ही कर दी गई है, अब अपराध ही रह गया है और अपराध के लिए कभी कोई प्रायश्चित नहीं होता। समाज जो है वो पाप के प्रायश्चित से चला करता था। आप कितने लोगों को दंड दे दोगे? कितने लोगों को अपराधी घोषित कर दोगे? अपराध तो करेंगे। तो पाप अगर आप नहीं करते तो निश्चित रूप से अपराध से आप बच जाते हैं। एनीवे, अ, ये जो कथा है, ये पंचतंत्र की एक बड़ी सुंदर कथा है जिसको मैं हमेशा एक ज़रूरी बात समझता हूँ। मैनेजमेंट का जो भी कोई स्टूडेंट हो, उस वो 3 तरह के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कि उनको जब आप चुनौती देते हैं, तो 3 तरह के वो होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? एक तो अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य। ये जो हैं 3 मछलियाँ हैं। कहानी आप जानते हैं, मुझे उसमें नहीं जाना, लेकिन आप इसको मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ इसको जोड़ के देखें कि हर मैनेजमेंट के स्टूडेंट को ये एंटिसिपेट करना पड़ता है कि भविष्य में जो भी वो स्टार्टअप करने जा रहा है, कि कौन-सी मुश्किलें आने वाली है, उसको सबसे पहले ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। अनागत विधाता। तो हर मैनेजमेंट के स्टूडेंट का एक पक्ष उसको ये स्ट्रेटजीज़ देखनी होंगी, या फ्यूचरिस्टिक जिसको साइंसेज़ कहते हैं, उसके माध्यम से ये देखना है कि कौन-कौन सी मुश्किलें उसके भविष्य में आ सकती हैं। और फिर उसको
दूसरा जो एस्पेक्ट उसको मैनेजमेंट के स्टूडेंट को सीखना है वो है कि प्रत्युत्पन्नमति, कि इंस्टेंट उसका जो बुद्धि में जो सॉल्यूशन आता है अपने बिजनेस को लेकर के, क्योंकि इंस्टेंट प्रॉब्लम्स आती हैं कि सामान नहीं पहुंचा या स्ट्राइक हो गई या ये हो गई, तो उस प्रत्युत्पन्नमति इंस्टेंट जो विजडम है वो कैसे उसने यूज करना है, ये वो उसको सीखना होगा। और अगर वो ऐसा नहीं है और यद भविष्य वाला है, आलसी है कि जो होगा देखा जाएगा, तो वो निश्चित रूप से वो स्टार्टअप तो उसका नष्ट होगा ही होगा। वो फिर कुछ नहीं कर सकता। बेशक मैनेजमेंट 100 पढ़ ले वो, लेकिन वो मैनेजमेंट में सफल नहीं हो सकता है। तो हर मैनेजमेंट के स्टूडेंट को अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्नमति, ये एक खास तरह का पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये इसकी डिटेल्स हमें वर्कआउट करने की ज़रूरत है कि अनागत विधाता को कैसे देखते हैं। वो जब आप इसके अंदर के श्लोकों को देखेंगे, तो आपको वो दिखाई देने लगेंगे कि इस तरह से इस अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्नमति को इंस्टेंट रिस्पॉन्स जो है वो कैसे करना होता है। ये एक कहानी और देखिए कि मुझे सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के लिए कोई बड़ी-बड़ी पॉलिटिकल साइंस की किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भी ये बात बड़े आसानी से समझ में आती है जब मैं खरगोश और शेर को देखता हूँ। सिंह जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कैपिटलिज्म को? कैसे करता है? क्योंकि वो वॉयलेंस करता है। ये अगर आप 8वीं कथा पढ़ेंगे पंचतंत्र की, भासुर नाम का जो सिंह है, वो क्या है कि जाता है, वॉयलेंस करता है। और इसमें अगर आप इस कथा को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो बिज़नेस किया जाता है और बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, वो कैसे होते हैं। एग्ज़ैक्टली यही चीज़ है। और आज तक मुझे नहीं लगता है कि जो मॉडर्न डे बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट है और ये जो लिखा हुआ शेर जो बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसमें कोई बेसिक अंतर है। भाषा का अंतर होगा, उसमें कुछ और माइन्यूट चेंजेस होंगी, एडिशंस होंगी। लेकिन वो क्या कहता है कि भैया मैं तुम सबको मार दूँगा, नहीं तो मेरे लिए प्रॉफ़िट लेकर के आओ, रोज़ मेरे को घर बैठे मिलना चाहिए। तो शेर बेसिकली क्या कर रहा है, उसने अपने टेरर के द्वारा अपनी गुफा में बैठ करके ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया सभी पशुओं के साथ, सारे सोशलिस्ट के साथ। ये सोशलिज्म, खरगोश क्या है? सोशलिज्म का प्रतीक है, क्योंकि ना तो इसने वॉयलेंस करनी है, ना इसने प्रकृति का शोषण करना है। ये तो क्या करेगा, जितना मिला उतने में खा लेगा और बाकियों के साथ भी स्नेह भाव रखेगा। लेकिन शेर तो ऐसा नहीं करेगा, शेर को तो चाहिए प्रॉफ़िट। हर बिज़नेसमैन को प्रॉफ़िट चाहिए। और उसके लिए उसने वॉयलेंस की, जैसे अंग्रेज़ों ने आके यहाँ वॉयलेंस की, बिज़नेस के लिए आए और फिर वॉयलेंस करके हर स्टेट के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए। और कॉन्ट्रैक्ट कैसे किए? अपने फ़ायदे के कॉन्ट्रैक्ट किए। और वो वर्ल्ड ओवर आपको यही चीज़ दिखाई देगी। मैं ज़्यादा कहानी में नहीं जा रहा, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ। और उसको नाम क्या देता है? शेर जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बाकी पशुओं के साथ कि भई मैंने वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दी है, अपना धाक जमा ली है। अब आप लोग जो है मुझे प्रॉफ़िट रोज़ का रोज़ दोगे। यानी कि एक पशु प्रत्येक दिन आएगा, मुझे कोई एफ़र्ट नहीं करनी। तो मैं अपने एसी गुफ़ा में बैठा हूँ, मेरे पास एक पशु आएगा, मैं उसको खाऊँगा और अपना प्रॉफ़िट एन्जॉय करूँगा। और इसको वो क्या नाम देते हैं? राजधर्मानुष्ठीयताम्। तो भाई तुम सब इस राजधर्म का पालन करोगे। मैं राजधर्म का करूँगा कि नहीं करूँगा? तो राजधर्म की इंटरप्रिटेशन क्या कर दी कि जो पावरफुल आदमी है, जो बिज़नेसमैन है, वो बाकी लोगों के साथ, लेबर क्लास के साथ कैसे कॉन्टैक्ट करता है, ये सारा का सारा आपको यहाँ पे समझ में आएगा। और ये सोशलिज़्म और कैपिटलिज़्म की जिसके लिए इतनी बड़ी-बड़ी किताबें हम पढ़ते हैं, वो यहाँ पे समझ में आ जाता है। और यही जो कार्ल मार्क्स जो वर्ग संघर्ष की बात करता है, क्लास स्ट्रगल की, वो यहाँ पर है कि क्लास स्ट्रगल में जो लेबर क्लास है, जो ये लोग हैं, ये किस तरह से कैपिटलिज़्म को उखाड़ सकते हैं, किस तरह से उसको पराजित कर सकते हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके और फिर उसी को उसके सिस्टम को वो नष्ट कर देता है। ये यहाँ पे देखने वाली बात है। मैं ये बातें बहुत संक्षेप में सिर्फ़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों मैं ये मान के चलता हूँ आप लोगों ने पंचतंत्र की कथाओं को पढ़ा हुआ है। अब नीलवर्ण शृगाला को भाई आप देख लीजिए, इसकी बड़ी चर्चा होती है। नीलवर्ण शृगाल में क्या है कि एक अनपढ़ आदमी गाँव का जो जंगल में रहने वाला है, वो शहर में आ गया और शहर में आके उसका शहरीकरण हो गया। नीले रंग में गिरने का मतलब क्या है कि वो गीदड़ जो शृगाल है, वो नीले वर्ण का क्यों हो गया? क्यों? क्योंकि जो सभ्यता का वर्ण है, वो नील वर्ण है। हम सभी नीलवर्णी हैं क्योंकि हम लोगों ने डिग्रियाँ अपने पे ले रखी हैं और हम सभ्यता के प्रतीक हैं। ये नीला रंग सभ्यता का प्रतीक है।
अब जब वो आया और यहाँ पे उसके कुत्ते उसके पीछे पड़ते हैं और वो जान बचा कर के जब भागता है और जाकर के जब जंगल में दोबारा जाता है वापस कि भी मेरे लिए यहाँ पे स्थान नहीं, क्योंकि शहरों में कहाँ आपको स्थान मिलता है। आपको संघर्ष करना पड़ता है, आपको वायलेंस करनी पड़ती है, तब जाकर के आप अपने लिए जगह बना पाते हैं, नहीं तो आपको निराश होकर वापस जाना पड़ता है। लेकिन निराश होके जाने पर भी अगर आपके गाँव के लोग, आपके वन में रहने वाले लोग आपको देख कर के आश्चर्यचकित होते हैं, तो क्योंकि आप सभ्य आदमी हो चुके हैं, पढ़ लिख के गए हैं, आपके पास डिग्रियाँ आ गई हैं, तो आपकी बुद्धि फुर्ती है कि कैसे मैं इसमें अपना लाभ ले सकता हूँ। और अपने उस स्वरूप का, अपने उस पढ़े-लिखेपन का क्या वो प्रयोग करता है कि देखो मैं तो मुझे सरकार ने तुम्हारे पास भेजा है, मैं तुम सबका जो है वो ध्यान रखूँगा, तुम सब मेरे अधीन काम करोगे। और इस तरह से वो सारे का सारा वहाँ अपना एक सिस्टम चला देता है, सरकार के नाम पर, गवर्नमेंट के नाम पर, और वो वहाँ पर सारी व्यवस्था चलाता है, लेकिन अंत में फिर वो मारा जाता है, जहाँ पर वो स्ट्रैटेजिक गलती कर जाता है, कि जहाँ इमोशनल हो जाता है। तो इसलिए मैनेजर को इमोशनल नहीं होना है। अगर इमोशनल हुआ तो वो अपना सिस्टम सारे का सारा नष्ट कर सकता है। इस तरह की और बहुत सारी कहानियाँ हैं, जो आप लोग चर्चा करेंगे, मैं अभी नहीं जा रहा, जिसमें ये सींग बनाने वाले पंडितों की कहानी है, उन मूर्ख बंदरों की कहानी है जिनको चिड़िया ने उपदेश देने की कोशिश की, बिज़नेस में झूठ बोलने की, क्योंकि जो आप ध्यान दीजिए, जब बिज़नेस मैनेजमेंट में ये पढ़ाया जाता है, 3 सीज़ का एक कॉन्सेप्ट होता है। 3 सीज़ का होता है कि जो सेल्स वाला आदमी है, वो जब किसी को बेचने जाता है, तो ही ट्राइज़ टू कन्विंस द पर्सन कि भई मेरा ये सामान ले लो, ये बड़ा अच्छा है, वो है। जब वो कस्टमर कन्विंस नहीं होता उसके सामान से, तो फिर दूसरा सी जो उसको प्रयोग करना सिखाया जाता है, तो आप क्या करते हैं, उसको चीट करते हैं। फिर उसको कि नहीं-नहीं मैं तुझे इतना उसमें से वो दे दूँगा, कमीशन दे दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, यू ट्राई टू चीट। अगर वो चीट भी नहीं होता, तो फिर एक तीसरी स्ट्रैटेजी और होती है जिसका प्रयोग किया जाता है, वो होता है कन्फ्यूज़, कि अगर तू मेरा सामान नहीं खरीदेगा, तो दूसरे का भी नहीं खरीदेगा। तो आपको उसके लिए कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक ये ब्राह्मण और ठगों की कहानी ही पढ़ लेना पर्याप्त है। तो आप एक अच्छे सेल्समैन हो सकते हैं जो 3 सीज़ की कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से यहाँ लागू कर सकते हैं। और कमाल की बात है कि 3 बार 3 ठग मिलते हैं और तीनों ही इस ब्राह्मण को कहते हैं कि ये तूने किस कुत्ते को उठा रखा है, जबकि है वो बकरी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसकी व्याख्याएँ और हो सकती हैं, हमें और डिटेल में जाना चाहिए। एक मैं लास्ट बात आप लोगों के साथ साझा करके आप लोगों को आमंत्रित कर रहा हूँ। इस पीपीटी के लिए मैं मेजर जनरल ए.के. शौरी जी का आभारी हूँ। उन्होंने इस पे वर्कशॉप भी कंडक्ट की, मैनेजमेंट स्किल्स फ्रॉम पंचतंत्र। ये उन्होंने लिया है काकोलुकियम से, कि कौवे और उल्लुओं की लड़ाई हो गई। और लड़ाई भी किस बात की हो गई, और अगर आप देखें कि बिज़नेस हाउसेज़ में, कॉर्पोरेट सेक्टर में लड़ाई किस चीज़ की होती है? वो लड़ाई इसी चीज़ की होती है कि भई एक-दूसरे के बारे में कुछ न कुछ हम नापसंदगी ज़ाहिर कर देते हैं, कोई कमेंट कर देते हैं कि तेरा प्रोडक्ट ऐसा और हमारा प्रोडक्ट ऐसा। जब ऐसी तुलना और आप संघर्ष पैदा करते हैं इकोनॉमी में, तो निश्चित रूप से आप कौवे और उल्लू की श्रेणी में चले जाते हैं, उसी तरह का आप व्यवहार करते हैं। तो आप ये कहानी अगर आप देखें, तो कौ जब उल्लू राजा बनने लगा, लोगों ने कहा कि नहीं-नहीं इसको बना दो राजा, तो कौवों ने आकर के बीच में भांजी मार दी, उसकी निंदा कर दी और उसका राजा बनना रुक गया। और यहाँ से वो लड़ाई शुरू होती है, और आप देखें तो बिज़नेस में जो आप एक बिल्कुल अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, यू वांट टू बिकम अ किंग ऑफ द होल बिज़नेस क्लास, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ उठा-पटक चलती है, पॉलिटिक्स चलता है, और वो पॉलिटिक्स खेलने वाले कई तरीके के लोग होते हैं। और उसमें आप देखें कि कितनी तरह की स्ट्रैटेजीज़ हमें देखने को मिलती हैं। ये भी इंग्लिश और हिंदी में मैंने इसको ट्रांसलेट कर दिया है सारा। फर्स्ट स्ट्रैटेजी क्या है? टू हैव अ ट्रीटी विद द एनिमी, कि एक कॉर्पोरेट हाउस दूसरे कॉर्पोरेट हाउस के साथ स्ट्रैटेजी कर सकता है अगर उसका युद्ध चल रहा है, प्रॉब्लम। फिर उसके बाद सेकंड स्ट्रैटेजी वॉर हो सकती है कि भई सारे के सारे हम एडवर्टाइज़मेंट शुरू कर देंगे और दूसरे का जो है वो सामान जो है वो खराब कर देंगे या जो भी करेंगे। और आप जानते ही हैं कि बहुत तरह की स्ट्रैटेजीज़ होती हैं कि दूसरों के प्रोडक्ट को हम उसमें मिलावट भी कर देते हैं और कई तरह से उसको डाउनग्रेड भी करते हैं। तीसरी स्ट्रैटेजी अगर आप देखें, वो क्या है? मूव अवे, कि आप अपने कॉम्पिटिटर के साथ छोड़ ही दो, उसका रास्ता अपना रास्ता कोई अलग देख लो। फोर्थ स्ट्रैटेजी स्ट्रेंथन योरसेल्फ, आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ को ज़्यादा इम्प्रूव करें, अपने प्रोडक्शन हाउस को, अपनी क्वालिटी को बढ़ाएँ।
फिर आप फिफ्थ स्ट्रेटेजी में अलायंस विद अदर्स, कि अगर आपका एक कॉर्पोरेट हाउस दुश्मन है, तो आप किसी दूसरे कॉर्पोरेट हाउस के साथ आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, अपनी दोस्ती कर लीजिए और मिल करके आप अपना प्रोडक्ट बेचें। वो भी नहीं होता तो फिर डुप्लिसिटी का आप प्रयोग करें। ये स्ट्रेटेजी आप अप्लाई कर सकते हैं कि आप दोहरा चरित्र मानदंड, जिसे आप हिपोक्रेसी अक्सर कहते हैं अंग्रेजी में, लेकिन यहाँ पे वो डिप्लोसिटी है कि एक तरफ से आप दुश्मन के साथ भी हाथ मिला लें और दोस्त का जो है वो दोस्त के साथ भी हाथ मिलाए रखें, और इस तरह से एक बैलेंस बना करके अपना काम आप चलाएं, क्योंकि बिजनेसमैन को तो प्रॉफिट से मतलब है। और इसमें जो है वो 18 तरह की ये जो है फंक्शनलिटीज होती हैं, ये सारी माइन्यूट डिटेल्स हैं, इसमें मैं नहीं जा रहा। अब जब ये तो एक कॉर्पोरेट हाउस हो गया, लेकिन दूसरा कॉर्पोरेट हाउस क्या करता है, उसकी फर्स्ट स्ट्रेटेजी होती है कि एलिमिनेशन, कि अपने दुश्मन को, अपना दूसरा कॉर्पोरेट हाउस उसको बिल्कुल मार्केट से निकाल दो। दूसरी उसमें रणनीति क्या होती है कि भई ट्रीट हिम विद एज ए गेस्ट, कि भई अगर कोई दुश्मन भी है, कि आपका जो साथी जो है, फॉरेन पॉलिसीज में भी यही चीज़ होती है। आप देखें कि हालाँकि आपका बांग्लादेश और पाकिस्तान दुश्मन है, लेकिन आप एक तरह से एज ए गेस्ट ट्रीट करके उसको आप साइडलाइन कर देते हैं। फिर उसमें थर्ड स्ट्रेटेजी है मेक हिम फ्रेंड, जैसे कि आजकल जो जयशंकर वो है फॉरेन पॉलिसीज में इन्हीं सब चीज़ों को कर रहे हैं, कि कभी श्रीलंका के साथ दोस्ती, कभी मालदीव्स के साथ दोस्ती, कभी नेपाल के साथ दोस्ती, तो ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जान सकते हैं। फोर्थ स्ट्रेटेजी आप कर सकते हैं कोई भी कॉर्पोरेट हाउस, कि सेंड हिम बैक, कि भाई जो भी उनके लोग आए हैं पहले हायर किए, फिर उनको फायर कर दो, ठीक है? और फिर इसी तरह से जब आप इन सब चीज़ों को कर लेते हैं, तो ये आपके कंक्लूजन्स हैं। हालाँकि मैं इसमें अब डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन इन सब डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ का आप प्रयोग फॉरेन पॉलिसीज़ में कर सकते हैं, बिज़नेस स्टडीज़ में कर सकते हैं, बिज़नेस स्ट्रेटजीज़ बनाने में कर सकते हैं। आप सोशल साइंसेज़ में ये सारा करते हैं, और हम जो फैमिलीज़ में व्यवहार करते हैं, वहाँ पे तो यही सारा कुछ करते हैं। कभी चाचे-ताए के साथ लड़ाई हो रही है, कभी भाई के साथ हो रहा है, कभी किसी के साथ कुछ संबंधों में गड़बड़ हो रही है, फिर आप जो है वो स्ट्रेटजीज़, और ख़ास तौर पे जो सास-बहू होते हैं, उनमें तो ये सारी की सारी स्ट्रेटजीज़ वहीं से आपको देखने को मिल जाएँगी। तो कुल मिलाकर के ये पंचतंत्र से ये कुछ बातें मैंने आपके साथ बड़ी ब्रीफली साझी की हैं, कि ये सब कुछ हमें इससे सीखना है, इंटरप्रेट करना है, इसको हमें सॉलिड बना करके इस तरह कंक्रीटाइज़ करना है, ताकि हम इसको आगे मार्केट में लेकर के आएँ। संस्कृत को मार्केट में अगर लाना है, तो हमें दूसरों को चुनौती भी देनी है और अपना अल्टरनेटिव भी देना है। तभी तो आप संस्कृत का प्रोडक्ट ला सकोगे मार्केट में, नहीं तो पंचतंत्र पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने बहुत संक्षेप में आप लोगों के साथ साझा की हैं, और कोशिश की है कि मैं जिस तरह से इस सारे विषय को देख रहा था, समझ रहा था, उसमें आप अपने ज्ञान से मेरी ज्ञान वृद्धि करें, मेरी दृष्टि को विकसित करने का प्रयास करें, और ऐसा ऐसी व्याख्याएँ देने की कोशिश करें जिससे कि हम संस्कृत को सुप्रतिष्ठित कर पाएँ, उसको रेलेवेंट बना पाएँ, उसको एप्लाइड बना पाएँ। तो मैं आप सबको आमंत्रित कर रहा हूँ कि ये अब हाउस जो है वो बिल्कुल ओपन हाउस है। समय की बस आप लोग थोड़ी-सी मर्यादा का ध्यान रखें, कि शुरू में मुझे लगता है कि अगर आप 2-2 कहानियाँ भी सुनाएँ और उनको इंटरप्रेट करें, कहानी के ऊपर, उस कहानी को ब्रीफली, इंटरप्रिटेशन के ऊपर ज़्यादा थोड़ा-सा ज़ोर दीजिए। तो आप में से कोई भी अपनी बात शुरू कर सकता है। मुझे लगता है डॉक्टर रविंदर जी आप शुरू करेंगे या डॉक्टर रोहताश जमदग्नि जी? मैं ये कह सर, एक-एक कहानी ले लीजिए सबसे। चलो अभी इनिशियली हम एक-एक ले लेते हैं। तो सबसे रोहतास जी कर लें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर रोहताश जी पॉलिटिकल साइंस के हैं। आप अपनी बात शुरू करना चाहेंगे या? सर मैं अभी क्लास में हूँ, बाद में अच्छा, करूँगा सर। ओके, ओके, ठीक है। रविंदर जी आप शुरू करना चाहेंगे? हाँ, मैं कर दे। जी, जी। चलिए एक कहानी आप सुनाएँ, उसके बाद फिर डॉक्टर चित्तरंजन जी एक कहानी हमारे साथ साझी करेंगे। डॉक्टर साहब आपने जहाँ से शुरू खत्म किया है लगभग वहीं से मैं शुरू कर रहा हूँ। जी सर। दोस्ती कहानी, जिसमें मोटे तौर पर ये है कि एक तालाब में मेंढक है, जिसको उसके अन्य साथी मेंढक छेड़ते रहते हैं और उसके प्रति दुश्मनी का भाव रखते हैं। तो वो मेंढक अपने जो दूसरे साथी मेंढक हैं, जिसे वो दुश्मन समझता है, उनको खत्म करने के लिए सांप से दोस्ती कर लेता है और वो सांप को बुला लेता है
और वो सांप आकर उस मेंढक के जो दूसरे दुश्मन थे मेंढक, उनको पहले वो मार देता है। फिर उसके बाद वो कहता है कि भैया मेरे को तू और भी दे, तो फिर वो दूसरी जगह लेकर जाने की कोशिश करता है, वहां भी खत्म कर देता है। फिर उसके बाद कहता है कि उसका कोई बचता नहीं है, तो वो उसको कहते हैं कि मैं तुझे खाऊंगा। तो ये छोटी सी संक्षिप्त सी कहानी है कि दोस्ती की। अब इसमें यदि आप अपनी व्याख्या देने से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि यदि कोई आप में असहमत हो या अन्य व्याख्या देना चाहे तो वो आमंत्रित है। अब यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ, तो वर्तमान संदर्भ में यदि आप देखें तो इसकी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्याख्या की जा सकती है। जैसे पहले मैं राष्ट्रीय ले रहा हूं सर। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम क्या करते हैं, राजनीतिक दल हैं, तो राजनीतिक दल सत्ता को प्राप्त करने के लिए, जैसे वो मेंढक चाहता है कि मेरे दुश्मन खत्म हो जाएं, तो दूसरे दलों को समाप्त करने के लिए हम असैद्धांतिक समझौते करते हैं, और जिसका परिणाम क्या होता है कि धीरे धीरे या तो वो दल खत्म हो, छोटा दल खत्म हो जाता है। इसके अनेक उदाहरण मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता। तो एक तो इस प्रकार से देखिए, इसी का एक और रूप मैं बताना चाह रहा हूँ आपसे कि जैसे हमारे यहाँ पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स को लेकर इनके विरोध के लिए विरोध करना है, विरोधी का विरोधी दुश्मन वाली बात है। तो जैसे हमारे यहाँ पर एक कानून आया था CAA, जिसका अनेक राजनीतिक दलों ने विरोध किया और ये प्रचार किया कि इससे जो है कुछ लोगों की नागरिकता छिन जाएगी, जबकि ऐसा नहीं था। और आज आप देख रहे हैं कि अनेक प्रकार, हो सकता है कि ये मेरा जो आगे कथन है वो विवादास्पद लगे आपको, कि कितने बॉर्डर एरिया पर हैं कि जहाँ पर विदेशी लोग आकर बस गए हैं, तो एक खतरा उत्पन्न हो गया है। ठीक ऐसे ही जैसे उस मेंढक ने सांप को बुलाया था कि आप उनको बुला रहे हैं, उनको जो है आधार कार्ड बना के दे रहे हैं, उनके लिए वोट कार्ड बना के दे रहे हैं, वो क्षणिक रूप से आपके लिए वोट बैंक के रूप में आपकी सत्ता प्राप्ति में तो सहायक हो सकते हैं, लेकिन अंततोगत्वा वो राष्ट्र के लिए घातक भी हो सकते हैं। इसको देखना चाहिए। इस कहानी से एक हमें ये सबक मिलता है। अब मैं आता हूँ सर, जिसके और आपने भी संकेत किया था, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 2-3 उदाहरणों से अपनी बात कहना चाहूंगा मैं आपको। हमारे यहाँ पर एक कहावत मशहूर है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, यानी कि हम दोस्ती किससे करें, जो दुश्मन का दुश्मन है वो हमारा समय दोस्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 1-2 उदाहरण से अपनी बात कहूंगा मैं। जैसे मालदीव में सत्ता प्राप्त करने के लिए वर्तमान सरकार ने भारत का विरोध किया और भारत के साथ, भारत के दुश्मन चीन के साथ मित्रता मिलाई, लेकिन साल के बाद उसको अपनी भूल का एहसास होना शुरू हो गया, क्योंकि जो आपका लंबे समय से दोस्त हो, आप उसको जब दुश्मन बना लें केवल अपने निजी स्वार्थों के लिए, जैसे ही उस मेंढक ने किया था, उसने दोस्त किसको बना लिया, जो वो पूरी मेंढक बिरादरी का दुश्मन है। और आप देखते कि आज हमारे चारों तरफ चीन जो है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो मालदीव हो, चाहे पाकिस्तान हो, उनको कर्जे देकर किस प्रकार से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। और आज उन देशों में भी चीन के प्रति आक्रोश भी उत्पन्न होना शुरू हो गया है। और अंत में इसी में एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कहना चाहूंगा, मैं उदाहरण देना चाहूंगा अफगानिस्तान का, कि भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के तालिबानी शक्तियों को बढ़ावा दिया, क्योंकि उसको ये उम्मीद थी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, कट्टरवाद के नाम पर तालिबानी लोग आज भारत पाकिस्तान के थ्रू भारत में आकर उपद्रव मचाएंगे। लेकिन स्थिति आज क्या बनी है कि चूंकि वो तो सांप है, वो तो खाएगा ही। बिल्कुल तो आज क्या है कि आज तालिबान भारत के लिए खतरा नहीं है,
आज तालिबान खतरा बन गया पाकिस्तान के लिए। आज वहां पर जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, वहां पर जो पाकिस्तान तालिबान है, वो एक बड़ी फोर्स के रूप में उभर रहा है। तो इस कहानी से यदि आप देखें तो मेरा ये कहना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब हम दोस्ती करते हैं तो दुश्मन का दुश्मन वाली कहावत चरितार्थ नहीं हो सकती। और इसी में एक याद और आ रही है मेरे को, एक उदाहरण और भी याद आ रहा है कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, आपको पता कि हमारे डिफेंस के बड़े पुराने संबंध रशिया से हैं। उन्होंने रशिया से मित्रता नहीं तोड़ी, लेकिन अमेरिका के साथ समझौता किया 1, 2, 3 नाम से, जिससे कि भारत जो है न्यूक्लियर पावर के लिए आवश्यक उपकरण भी खरीद सके। और उसके बाद यदि आप देखें मोदी सरकार ने, दोस्ती की बात कर रहा हूं मैं आपसे, एक और अमेरिका से हेल्प ली है, तो दूसरी ओर अमेरिका के दबाव के बावजूद रूस के साथ संबंध नहीं बिगाड़े, रूस से S-14 400 भी खरीदा है। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है, यानी कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ इस पंचतंत्र की कहानी में आया कि भाई जो दुश्मन का दुश्मन दोस्त है वो गलत है, उस कहानी में भी यही कहा गया है। और इससे सीख लेकर ही हम अंतरराष्ट्रीय संबंधों को विकसित कर सकते हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर भी, अंतरदेशीय स्तर पर भी हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है। जी जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। वाकई ये गंगदत्त और मंडूक कथा पंचतंत्र की जो है वो बड़ी सटीक कहानी है, और खास तौर पे जो आपने अपना भारत का कॉन्टेक्स्ट दिया कि रोहिंग्या को लेकर के, वो वाकई ये कहानी बिल्कुल अप्लाई होती है उसके ऊपर, उस सिचुएशन के ऊपर। तो मुझे लगता है कि ये कहानी को हम अगर हम प्रॉपरली इसको एक्सप्लेन कर दें और लिखित रूप में ले आए, तो मुझे लगता है कि ये बहुत कुछ हमें दिशा निर्देश दे सकती है। बल्कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो उसमें ये कहानी ज़रूर एडअप होनी चाहिए। जब हम ट्रेनिंग करते हैं आईएएस ऑफिसर्स की, तो उनको ये कहानी तो मुझे लगता है ज़रूर सिखाई जानी चाहिए कि भाई तुम इतनी विवेक बुद्धि ज़रूर रखो कि जो अपेक्षित है, कि जो आपका मित्र नहीं है, जो आपको स्वयं खा जाएगा, उसको अवॉइड करें। जी, डॉक्टर चित्तरंजन जी। जैसा कि आज का विषय है कि हम छोटी छोटी कथाओं से जो सीखते हैं उसको व्यवहार में कैसे लाते हैं और उनसे कितनी हम शिक्षा ले सकते हैं। आज के संदर्भ में जब छोटा था मैं, तो एक कहानी अक्सर मेरे पिताजी मुझे सुनाते थे और बड़ी सीख देते थे। और सीख जीवन में हर स्थान पर, पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर बड़ी वो काम आती है। देखिए कहानियां सारी ये ऐसी हैं नीति की, रुचिकर भी हैं और बड़ा भारी उपदेश है कि हम सावधान रहें, हमें अलर्ट करती हैं ये हमेशा। और वो है अज्ञात कुलशीलस्य वासोदेयो न कस्यचित मत कुणस्य ही दोषेण हता मंद विसर्पणी। मंद विसर्पणी नाम की एक जूं होती है, और वो जैसे कैसे बड़ी युक्ति बुद्धि से राजा के राजमहल में उसके पलंग पर अपना जीवन यापन कर रही है और धीरे धीरे खून भी चूस लेती है उसका, किंतु पता भी नहीं चलता राजा को। अब क्या होता है, एक दिन एक खटमल, अग्निमुख नाम का खटमल वहां आता है। अब देखिए नाम भी कैसे रखेंगे, मंद विसर्पणी, धीरे धीरे चलने वाली, ताकि अपना जीवन यापन शांति से कर सके और लाभ उठा सके, राजा का खून चूसते हुए भी। अब ये हर चीज में बड़ी भरी एक दृष्टि है और बड़ा भारी एक संदेश छिपा हुआ है। और अग्निमुख, जिसके मुख में अग्नि है, और वो आ जाता है वहां। तो वो मंद विसर्पणी कहती है जूं से कि भाई मैं तो अपना काम चला रही हूँ धीरे धीरे, तू अग्निमुख नाम का जो आया है खटमल, तू तो मेरा जीना भी हराम कर देगा यहाँ पर। अब वो भी चालाकी करता है, वो कहता नहीं, तू मेरी बहन है और मैं भी तेरा भाई हूँ, और अतिथि का तो सत्कार करते हैं, भाई का सत्कार करते हैं, मैं भी तेरे साथ रह लूंगा, मेरा भी जीवन कट जाएगा तेरे साथ यहाँ पर।
मैं भी धीरे धीरे खून चूसूंगा। उसने कहा भाई ध्यान रखना, ये नहीं कि इतना जोर से डंक मार दे राजा को और मेरा भी यहाँ पर जीना दुर्लभ हो जाए, दूभर हो जाए। तो वो कहता नहीं नहीं, तू मेरी बात का विश्वास कर। अब वो उसको वहां पर आश्रय दे देती है, वो मंद विसर्पणी। और शुरू में तो धीरे धीरे चलता रहता है। अब एक दिन राजा सोया होता है और अग्निमुख अपने उसी अग्नि के प्रभाव में आ जाता है और भूल जाता है कि मैंने क्या वायदा किया था अपनी बहन से, मंद विसर्पणी जूं से क्या वादा किया था, और अपने रो में आकर के वो जोर से खून चूसने लग जाता है। जैसे ही वो जोर जोर से खून चूसता है तो उसको बड़ी दर्द सी होती है राजा को, और राजा अपने पलंग से उठता है और अपने सेवकों को बुलाता है, और सेवक देखते हैं भी ये क्या हो रहा है आज, अभी तक कष्ट नहीं हुआ था कभी, बड़े सुख से राजा नींद लेता था और सवेरे राजकाज में लग जाता था, और ये क्या हो गया रात को एकदम। अब उस घटना के साथ ही जैसे ही वो चद्दर वगैरह झाड़ते हैं, पलंग को झाड़ते हैं, अब मंद विसर्पणी तो बेचारी धीरे धीरे वो सोचती है कि मैंने तो कुछ बुरा काम किया नहीं, कोई काटा नहीं जोर से किसी को, वो धीरे धीरे अपने चल रही है। और वो चालाक अग्निमुख, उसको पता था कि मैंने छेड़खानी की है आज और खून चूसा है, जोर से डंक मारा है। वो खटमल, अग्निमुख नाम का खटमल छुप जाता है पलंग के किसी जीत के अंदर, जो थी उसको जगह मिल गई, उसमें छुप जाता है। और धीरे चलते चलती हुई वो मंद विसर्पणी नाम की जून सेवकों को दिख जाती है, वो उसे पकड़कर मार देते हैं। और ये घटना ऐसी है कि सावधान करती है कि भाई हम जब किसी को आश्रय देते हैं तो ध्यान रखें। और मुझे तो बड़ा याद आ रहा है कि क्योंकि मैं आजकल एक राजा दाहिर सैन जी के ऊपर थोड़ा सा अध्ययन कर रहा हूं और थोड़ा सा लिख रहा हूं। राजा दाहिर सैन ये 7वीं 8वीं शताब्दी के बड़े सिंध के, सप्त सिंधु के सिंध प्रदेश के बड़े प्रतापी राजा हुए हिंदुस्तान के, और जिन्होंने बड़ा लोहा लिया, और मोहम्मद बिन कासिम से उनका युद्ध हुआ और उसके अंदर बड़ा संघर्ष किया, अनेक लड़ाइयां जीती। अंत में वो फिर गद्दारों के कारण से, जयचंद जैसे एक ज्ञान बौद्ध थे, वो ज्यादा अहिंसावादी थे, सद्गुण वृत्ति के शिकार हो गए। और तो और वो उनकी जो शैली थी, वीरता वाली शैली थी युद्ध करने की, भारतीय शैली थी, सायंकाल युद्ध विराम कर देते थे। और जो अपने आक्रमणकारी थे उनका तो दूसरा ही स्वभाव था, वो तो रात को भी आक्रमण करते और अपना नारियों के वेश में छुप करके छल से, कपट से वो जैसे कैसे जीत गए। किंतु शुरुआत कैसे हुई? मोहम्मद के समय के अंदर इन्होंने आश्रय दे दिया कि ठीक है भाई, मिलके रहेंगे, भाईचारा है। और योग्य मंत्रियों ने बताया भी, सावधान भी किया, किंतु एक उदारवादी दृष्टिकोण, अतिथि सत्कार की भावना, अतिथि देवो भव की भावना। किंतु जब किसी दुष्ट वृत्ति वाले व्यक्ति को हम उसके गुणशील के ना देखते हुए, ना समझते हुए आश्रय देते हैं, भविष्य के अंदर वही हमारी सिरदर्दी बन जाता है। और वो खलीफा का जो साम्राज्य था वो उनके विरोध में हो गया। और इसमें सबसे बड़ी जो हमारे अब महान पुरुष हैं, बड़ा उन्होंने युद्ध भी किया, लोहा भी लिया, किंतु केवल मात्र इस कथा की जो शिक्षा थी कि मत कुणस्य हि दोषेण हता मंद विसर्पणी, हमारे महाराजा मारे गए क्योंकि शत्रुओं ने, आतताइयों ने, आतंकियों ने कोई रहम नहीं खाया। इनके अतिथि देवो भाव को, इनके अहिंसा भाव को, इनके आदर भाव को, इनकी नैतिकता को कोई सम्मान नहीं दिया और ये मारे गए। तो कितना इतिहास हमारा कितना पराभव का बन गया, जो विजय का इतिहास था हमारा। तो ये जो सावधानी की बातें हैं वो बड़े व्यक्तिगत स्तर पर भी, पारिवारिक स्तर पर भी, हमारे जो नीति शास्त्र हैं, हमारे जो पंचतंत्र हितोपदेश की कथाएं हैं, वो हर कथा के अंदर यही है कि सावधान रहो, अलर्ट रहो और प्रत्युत्पन्न मतित्व रहो, अनागत विधाता रहो, यद भविष्यत मत रहो।
ये बिल्कुल। सारी की सारी बातें सारा कथा में है। मैं अधिक ना कहते हुए यही कहना चाहूंगा कि आज के संदर्भ में इन कथाओं को इस रूप में यदि हम प्रस्तुत करते हैं तो इनका प्रभाव और उपयोग अधिक रहेगा। धन्यवाद। जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। वाकई स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में हम लोगों ने धर्म के नाम पर या अपने भावनात्मकता के नाम पे कहीं ना कहीं धोखा खाया है। बड़ा और भारी धोखा आज भी खा रहे हैं। हाँ जी, हाँ, अब भी वही चल रहा है। तो इस सारे विषय के ऊपर एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो है वो बड़ी ज़रूरत उसकी बहुत बड़ी है और लीडरशिप की भी आवश्यकता है। तो चलिए, बहुत रुचिकर ये भी अपने आप में कहानी है। जी, और कौन अपने आप प्लीज़ अपना माइक ऑन कर लीजिए और अपना वीडियो भी ऑन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। 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 राजवीर जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते राजीव जी। जी, जी। सर, मैं अनुमति चाहता हूँ। मेरी कथा का नाम है अनुमति नहीं है आपका? हाँ, सुनाएं। सिंह सीसु श्रीगाल पुत्र कथा। हाँ जी, हाँ जी। विद्वानों के मंडल में मैं भी मानव शिशु हूँ, लेकिन मेरी जो मुख्य उद्देश्य है इस कथा का वो इमोशन पे है सर, भाव पे है, जी, जी। हमारे संवेदों के ऊपर, जो मैं कथा के साथ साथ ही समापन कर दूंगा और 3 से 5 मिनट का समय मैं आपसे ले रहा हूँ। जी। देखिए, जब एक बार शेर जंगल में घूम रहा था और अपने बच्चों के लिए, पत्नी के लिए कुछ भोजन की तलाश में था। सायंकाल का समय हो जाने पर भी उसे किसी प्रकार का कोई भी शिकार उपलब्ध नहीं होता। जब वो सूरज छिपने वाला था, घर की तरफ आ रहा था, रास्ते में एक गिद्दड़ का बच्चा मिल जाता, श्रीगाल शिशु। उस बच्चे को वो सोचता है कि मैं इसको खाऊं, बच्चा है ना खाऊं, किसी न किसी प्रकार अपनी डांड में आराम से पकड़कर और अपने घर पर ले आता है। अब घर पे शेरनी मिलती है, पत्नी को बताता कि आज, उसने पूछा कि स्वामी कुछ हमारे लिए खाने के लिए लेकर आए? उसने कहा नहीं, आज तो कुछ नहीं मिला, एक गिद्दड़ का बच्चा मिला है। वो उसको देता कि आप इसको खा लो। उसने कहा जब स्वामी आपने इसको बच्चा समझकर अब तक नहीं खाया, यहाँ तक ले आए हो, तो अब मेरा भी मन नहीं मानता। बच्चे के ऊपर, वृद्ध व्यक्ति के ऊपर, सन्यासी के ऊपर हमें दया भाव दिखाना चाहिए, इसलिए मैं भी इसको नहीं खाऊंगी। जैसे मेरे 2 छोटे बच्चे पल रही है, भी उनका बड़ा भाई बनकर इसी घर में उसका पालन पोषण करूंगी और उन अपने बच्चों के साथ उसे भी वो वात्सल्य प्रेम देती है, उसे अपना दूध पिलाने लग जाती है। प्रथम भाव तो ये है भी बच्चा किसी का भी हो वो हमारा ही होता है, सबका समान मानना चाहिए, उसके ऊपर दया दृष्टि का भाव हमें दिखाना चाहिए। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता जाता है, वो शेर के बच्चों के साथ खेलता है, कूदता है, संगति का असर भाव भी रहता है, परंतु जो हम मूल होते हैं वो भाव कहीं ना कहीं हम अपने दृश्यमान कर देते हैं। एक बार अपने भाइयों के साथ वो शेर के बच्चों के साथ जंगल में जा रहा था और उन शेर के बच्चों ने हाथी को देखकर उसके मस्तक के ऊपर प्रहार करना शुरू किया ताकि हम इसका शिकार करेंगे। लेकिन जैसे ही गिद्दड़ के बच्चे ने देखा कि ये तो हाथी तो बहुत बड़ा है, वो अपनी दुम को हिलाते हुए और वापस घर की तरफ भागने लगा। ये देखकर शेर के बच्चे भी एकदम से निरुत्साहित हो गए और घर की तरफ वापस दौड़ने लगे। अब एक भाव ये भी निकलता है, यदि हम एक सेना की टुकड़ी में 5 फौजी हैं, 10 फौजी हैं, 12 हैं, किसी प्रकार की युद्ध अगर शुरू हो जाता है, उनमें से यदि एक सैनिक ने हथियार डाल दिए, ये कभी हम हारे गए, हम हार गए, तो सभी सेना का जो दिल है, भाव, वो टूट जाते हैं, वो हारने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर एक सैनिक भी डट जाता है कि हम जीतने वाले हैं, आगे बढ़ो और हम जीत कर दिखाएंगे, ये इस चीज का एक भाव निकल कर आता है भी एक व्यक्ति भी पूरे युद्ध को जिताने में हमें कामयाब कर सकता है यदि उसके पास उत्साह है तो। और सर्वप्रथम जो वात्सल्य प्रेम है वो शेर की पत्नी ने स्वयं सिद्ध कर दिया है, ये स्त्री का भाव ही है। यदि वो किसी बच्चे के प्रति अपने भाव को नहीं जोड़ पाती है, जैसे अगर हम माता केकी की बात करें तो वो राम के लिए वनवास भी मांग सकती है, और यशोदा की बात करें तो वो कान्हा को अपना बच्चा मानकर पालन पोषण कर सकती है। यशोदा का भाव यहाँ पर शेर की पत्नी ने दिखाकर गिद्दड़ के बच्चे का पालन पोषण किया। अब वो सभी घर पहुंच जाते हैं और घर आने के बाद में बताते हैं कि हमारे बड़े भाई की वजह से, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि ये हमारा भाई है, नहीं है, वो तो बचपन से उसके साथ में रहे हैं। शेर और शेर नहीं जानते थे कि ये गिद्दड़ की संतान है, कि इसकी वजह से हम निरुत्साह हो गए, नहीं तो हम आज हाथी का शिकार कर कर आते और हमारे घर में भोजन होता। इसने हमें पराजित करवा और वापिस लेकर आ गया। ये आने के बाद में गिद्दड़ का बच्चा सोचता है कि ये सभी मेरा अपमान कर रहे हैं और उनके ऊपर बड़ा क्रोध प्रकट करता है। क्रोध इसलिए प्रकट कर रहा है कि वो शेर के बच्चों के साथ रहता है, साहस तो दिखा रहा है, परंतु जो मूल है उसके प्रहार करना या युद्ध करना उसके बस की बात नहीं थी। लेकिन उसकी माँ उसे साइड में ले जाकर बताती है कि पुत्र आप इनसे बहस मत करो, ये आपको मार देंगे। और वो उस बात को समझ जाती कि अब ये बड़े हो गए, कुछ दिन में उनको पता लग जाएगा कि ये हमारा भाई नहीं, ये तो दूसरे वंश का है, ये तो गिद्दड़ वंश से संबंध है इसका,
और जब इनको पता लगेगा तो मेरे बच्चे इसको मार देंगे, अपना भाई नहीं समझेंगे। इसलिए गुप्त रूप से उस गिद्दड़ के बच्चे को अपने घर से निकाल कर वो भगा देती है। ये उसका वात्सल्य प्रेम है, वात्सल्य भाव है, क्योंकि उसने अपना दूध पिलाया है और दूध पिलाने के बाद स्त्री का भाव उसके साथ में इस प्रकार जुड़ जाता है मातृत्व के प्रति। ठीक है, उसका वंश अलग था, लेकिन एक जातिवाद का विषय भी है। अगर शेर की पत्नी चाहती तो उसे अपना स्तनपान नहीं करवाती। क्यों? क्योंकि ये हमारे कुल से संबंध नहीं रखता, परंतु उसने किसी भी प्रकार की जाति या गिद्दड़ के वंश आदि के बारे में न सोचकर जिस प्रकार से अपने बच्चों का पालन पोषण किया, उसी भाव से उस गिद्दड़ के बच्चे का भी पालन पोषण करके उसके बड़ा बना दिया। और मातृ स्नेह उसके अंदर आवाज कर गया था, इसलिए उसने उसको शांति से अपने घर से निकाल दिया, उसका शिकार नहीं करने दिया। ये एक उसका शेर का और शेर की पत्नी का उस गिद्दड़ के बच्चे के प्रति एक भाव था, स्नेह। तो आज की आधुनिकता युग में यदि हम बात करें तो उस शेरनी के भाव के द्वारा हम देखें तो अनेकों प्रकार की ऐसी पहलू हमें आसपास में हमारे समाज में मिल जाते हैं। किसी बच्चे के माँ या बाप में से कोई उन्हें छोड़कर चला जाता है। उन बच्चों का भी पालन पोषण उसकी ताई, चाची, मौसी अच्छी प्रकार से कर सकती हैं यदि वो उस शेरनी से शिक्षा प्राप्त करें, उसके भावों से अगर इमोशन से सीख सके तो अपना प्रेम वो माँ की बात उस बच्चे को भी दे सकती हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव दृष्टिकोण नहीं होता है। मेरी कथा का पहलू यहीं तक था और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इमोशनों के लिए ये मेरा भाव यहाँ प्रकट होता है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी, हाँ एक सेकंड डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी कहानी आपने चुनी और मुझे लगता है कि इस कथा को हमें मोरालिटी और इमोशनल इंटेलिजेंस के बीच में जो वर्ल्ड की रियलिटी है, जो यथार्थ है, उस कॉन्टेक्स्ट में इस सारे को हमें जो है वो देखना चाहिए। और ये बहुत एक यूजफुल कथा है, बहुत मीनिंगफुल कहानी है जिसकी मुझे लगता है बड़ी आवश्यकता है। इसको भी मैं अभी नोट डाउन कर लूंगा और इसके ऊपर अगर बाद में मौका लगा थोड़ी सी चर्चा और हम इस विषय पे करेंगे। जी सर। अगले वक्ता मैं डॉक्टर रोहताज जमदग्नी सर। जी स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्ते सर। जी अपनी कहानी बताएं और उसकी व्याख्या करें। मेरी कहानी ज्ञानी चोर की कहानी है, जो मेरी माँ मुझे बचपन में सुनाया करती थी। आपके बीज वक्तव्य में अपराध और पाप का जो संज्ञान मुझे हुआ, जो बहुत अच्छे ढंग से आपने बताया भी अपने बीज वक्तव्य में सर, कि अपराध जानबूझकर पाप भूलवंश, अपराध का निस्तारण दंड से, पाप का पश्चाताप से। उस संदर्भ में आपकी बातें सुनते सुनते मुझे ज्ञानी चोर की कहानी याद आई। और ज्ञानी चोर जो चोरियां करता था, वो चोरी करते वक्त या उसकी प्लान करते वक्त, चाहे वो निम्न स्तर की चोरी होती, चाहे वो मध्यम स्तर की चोरी होती, चाहे वो उत्तम स्तर की चोरी होती, उसके हिसाब से अपनी प्लान बनाता था और उस प्लान में अपना व्यक्तित्व तो फिट करता था। और इस प्रकार से वो इतनी चोरियां कर चुका था, इतना मतलब आगे बढ़ चुका था कि वो अपने आप में समाज में स्थापित दादागिरी के रूप में स्थापित कर चुका था। इस कहानी में मैं अंदर जाने की बजाय, क्योंकि बहुत लंबी कहानी 8-10 मिनट की है, लेकिन मोटा मोटा सारांश इसका यही है कि वो चोरियां करता था, चोरियां कर करके समाज में अपना व्यक्तित्व दादागिरी के रूप में स्थापित कर चुका था। आज उसी संदर्भ में राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते मैं अमेरिका को उसी रूप में देखता हूँ। उसने जिस भी देश में अच्छी तरह से लोकतंत्र चलता है, उसको खंडित करने के लिए विपक्ष को अपना साथी बनाता है, अन्य राष्ट्र विरोधी एजेंसियों को फंडिंग करवाता है, अल्पसंख्यक हितैषी बन पाता है, मानव अधिकार का एजेंडा रूपी झंडा वहां गाड़ता है। इस प्रकार के उपद्रव कर जैसे ज्ञानी चोर निम्न मध्यम और उत्तम स्तर में अपने मतलब फिट करता था गोटियां, वैसे यह अपनी गोटियां फिट करके समाज को या राष्ट्र को या उस देश की व्यवस्था को तोड़ने का जो प्रयास करता है। क्योंकि दादागिरी जब जब आती है तब तब जैसे ज्ञानी चोर चोरी करता था, वैसे ही अमेरिका झगड़े करवाता है। और जैसे
अमेरिका अपने ऊपर इल्जाम नहीं लगवाना चाहता, वैसे ही ज्ञानी चोर पकड़ा नहीं गया कभी भी चोरी करते वक्त। उसी प्रकार से जो निम्न स्तर की चोरी थी, जैसे पशु खोलना अकेला ज्ञानी चोर खोल लाता था, वैसे ही उस संदर्भ में अमेरिका जब भारत पाक का युद्ध होता है तो पाक की सहायता के लिए बंगाल की खाड़ी में आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से ज्ञानी चोर जब मध्यम स्तर की चोरी करता है, यानी धन संपदा लूटना चाहता, तो अब अपने साथियों के साथ उस घर पर रात को चोरी करता है। ठीक उसी प्रकार से खाड़ी देशों में अमेरिका का नंगा रूप देख ही चुके हैं। ठीक उसी प्रकार से उत्तम चोरी जब करता है ज्ञानी चोर, तो चुनौतीपूर्ण जो चोरी होती है उसमें वो अपना भेष बदलता है। ठीक आज के संदर्भ में बांग्लादेश में जो हुआ, जो अमेरिका ने करवाया भेष बदल कर, क्योंकि चीन का भी अपना में बांग्लादेश के तख्ता पलट में भारत के संदर्भ में जो वो चाह रहा था, जिस द्वीप को अमेरिका चाह रहा था, तो शेख ने उसको देने से मना ही तो किया था। तो मना किया तो उसने वो षड्यंत्र रचा, एजेंसियों को फंडिंग की, अल्पसंख्यक हितैषी वहां बना ही नहीं, मनवा डगर का झंडा वहां गाड़ा ही नहीं, विपक्ष को अपने साथ लिया, जिया को साथ लेने से वो जमायत इस्लामी को अपने साथ लिया। तो इस प्रकार से उसने भेष बदलकर जो नंगा नाच यहाँ किया, बांग्लादेश में तख्ता पलट करवाया, तो ज्ञानी चोर के संदर्भ में मुझे लगता अमेरिका की यही भूमिका बनती है। इस छोटे से कालांश में मुझे यही संदर्भ याद आया। जो भी ठीक है या सही है सर, वो आप पे छोड़ता हूँ या बुद्धिजीवी श्रोता को छोड़ता हूँ। गुप्ता जी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद सर। धन्यवाद डॉक्टर, शुक्रिया। डॉक्टर के उस पर मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ जी। रसाई जी आपका नमस्ते। जमदंग जी, मेरा ये मानना है कि जो आज की आपकी व्याख्या है वो एक पक्षीय है जी, और कहीं ना कहीं तथ्यों से परे भी है जी। ऐतिहासिक दृष्टि यदि आप देखें, जैसे आपने 1971 का जिक्र किया, लेकिन आप 1962 भूल गए। उसके बाद डोकलाम हुआ, या आज भी जो भारत चीन संबंध चल रहे हैं उसमें अमेरिका किसके साथ है, उस पक्ष को आपने भुला दिया। इसी प्रकार से जो बांग्लादेश में हुआ है, क्या उसके लिए केवल अमेरिका उत्तरदायी है अथवा पाकिस्तान की ISI का भी हाथ है? क्या वहां पर जिस प्रकार से कट्टरवादिता के आधार पर नृशंस हत्याएं हो रही हैं, क्या उसके लिए वो दोषी है? चौथी बात, आज अमेरिका से ज्यादा ज्ञानी चोर चीन है, जिसकी ओर आपने कोई संकेत नहीं किया है। कृपया इस दृष्टिकोण से भी आप व्याख्या करें तो बेहतर होगा। सर मैं एक वाक्य लूंगा, क्योंकि मैंने समय की मर्यादा में कहानी से जोड़ते हुए सिर्फ कुछ तथ्य रखे। मैं भाग रहा हूं, क्योंकि अगर मैं उन विषयों पर आऊंगा जो आपने उठाए तो मुझे फिर आध घंटा पौन घंटा चाहिए। नहीं 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 नहीं, वो संकेत ही अपेक्षित था रोहतास जी। हाँ, तो लेकिन बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। डॉक्टर इंदु शर्मा जी और उसके बाद डॉक्टर अखिलेश जी। और भी जुम्मन ले जा रहे हैं डॉक्टर इंदु जी, मैडम इंदु। चलिए डॉक्टर अखिलेश जी, आप सर कुछ कहना चाह रहे हैं? सभी विद्वानों को नमन जी। आज की चर्चा बहुत ही सारगर्भित है। मैं भी एक छोटी सी कहानी रख के अपनी बात रखना चाहूंगा आपकी इजाजत से। एक कथा आती है पंचतंत्र में कि एक बार सभी जंगल के जितने भी पशु पक्षी थे रहने वाले, उनको शेर ने ये कहा कि मैं क्यों भाग भाग के जो है शिकार करूं। हर व्यक्ति, हर जो है जाति का एक बच्चा आए और मैं हर दिन मेरे लिए भोजन का पात्र जो है बने। तो जब एक दिन समय आया खरगोश का, तो खरगोश थोड़ा लेट गया उसके पास। बिल्कुल यही है कहानी। तो लेट गया तो उसने पूछा कि आप इतना लेट क्यों आए? तो उन्होंने कहा कि साहब मैं तो समय से आ रहा था आपके लिए, लेकिन मुझे रास्ते में एक और शेर मिल गया और उसने कहा कि मैं ही यहाँ का राजा हूं और कोई है ही नहीं।
और कोई और होगा तो मैं उसको निपटा दूंगा वगैरह। तो उसने कहा ऐसा है, हाँ कि वो कहाँ है, कैसे, चलो मैं आपको जो है बताता हूं। तो वो उसको ले गए और एक कुएं के पानी के जिस कुएं में पानी था उसके ऊपर लेके कहा कि देखो इसमें है वो शेर। तो उसने अपनी वहां परछाई देखी और बहुत जोर से गुर्राया, तो वो प्रतिध्वनि होके नीचे से आवाज आई। तो उसने ये समझा कि हाँ वास्तव में यहाँ शेर है, और वो कूद गया। इस तरह से जंगल के लोगों ने अपनी समस्या का समाधान किया। इसको हम एक तरह से कह सकते हैं शटे शाट्यम समाचरित। यह वेद की भाषा है। वेद में कहा गया है कुणवंतो विश्वार्यम अब घनतो अरावणे। सारे विश्व को तो हम आर्य बना, श्रेष्ठ कर्मों वाला बनाए, पर जो लोग हमारा बुरा चाहते हैं, बुरा सोचते हैं, बुरा करना चाहते हैं, उनको हम मसल दें। ये बात अगर पृथ्वीराज ने समझ ली होती तो एक बार तो ठीक है, उसने अपनी उदारता से उसको छूट जो है दे दी थी, लेकिन अगली बार तो उसको मसल ही देता ना। और ये क्रम लगातार चलता रहा कि हम लोग उनको छूट देते रहे और वो हमारे सिर पे आते रहे। बिल्कुल। भारत के विभाजन के समय भी वो 22% थे, 33% उनको जमीन दे दी गई। उसके बावजूद भी वो केवल 15% गए, 7% फिर यही रहे। अब वो फिर 20% हो गए और हमारे लिए, हमारे सामने आए दिन समस्याएं खड़ी होती रहती है। तो यदि हम वेद की आज्ञा नहीं मानेंगे, श्री कृष्ण की आज्ञा नहीं मानेंगे और नीति के अनुसार काम नहीं करेंगे तो हमारा पराभव होना निश्चित है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब। बिल्कुल ठीक कहा आचार्य जी आपने। ये बड़ी रुचिकर कथा है, बड़े और बहुत अप्लाइड है ये। इसको आप कई तरीके से इसको कर सकते हैं। मैंने तो इसको सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के एंगल से पढ़ाता था और कई दिन लग जाते थे इस एक कहानी को पढ़ाते हुए जब बीएससी के स्टूडेंट को। तो खैर, डॉक्टर इंदु जी, इंदु शर्मा। डॉक्टर इंदु। हेलो सर, नमस्कार, सभी को प्रणाम। नमस्कार। आवाज आती है मेरी? हाँ जी बिल्कुल आ रही है, आप बात रखें। बिल्कुल, नमस्कार, सभी को प्रणाम। आज का विषय बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ है और व्यवहारिक ज्ञान और नीति परक है, ये तो कहना पड़ेगा। और इसकी आज के जीवन में बहुत आवश्यकता है। मुझे कहानियां तो बहुत सारी याद आ रही थी, लेकिन एक कहानी याद आ रही है। वो 3 शिष्य रहते हैं और गुरु की शिक्षा के अनुसार वो सिंह को जीवित कर देते हैं। उसका परिणाम नहीं जानते। आज के जो घटनाक्रम चल रहा है वो उसका परिणाम नहीं जानते। वो शिक्षित हैं, सबसे ज्यादा लिटरेट लोग जो आजकल दंगा फसाद करते हैं और जो गलत हरकतों को अंजाम देते हैं, उसका परिदृश्य सामने नजर आ रहा है। ये हमारी आने वाली पीढ़ी है, हम उनको क्या शिक्षा दे रहे हैं? हमने उस शेर की तरह उस शिक्षा को जिंदा तो कर लिया, लेकिन उसके अंदर क्या नीतिगत शिक्षा है? क्या वो अपने ही दोस्त को, मगरमच्छ की पत्नी को, जैसे वो शेर, वो बंदर मगरमच्छ की पत्नी को राजी करने के लिए अपने ही मित्र को ले जाता है, वैसे ही उन्होंने एक अपराधी को, तत्वों को वहां पर बुला लिया और वहां पर इतने अपराधी लोग इकट्ठे हो गए एक सच्चाई को खत्म करने के लिए। ये उसका उदाहरण है, कलयुग का उदाहरण है कि सच्चाई को खत्म करने के लिए कितने लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा नहीं खड़ा हुआ कि जो उनकी मदद के लिए खड़ा हो। जिसकी कानों में कोई चीज पुकार गई होगी, एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला। लेकिन 700-7,000 पता नहीं कितने लोग थे, वो वहाँ एक सेकंड में आ जाते हैं, सबूतों को तहस-नहस कर देते हैं। ये शिक्षा है आज की जो हम बच्चों को दे रहे हैं और उनको मिल रही है। और क्या स्थिति हो रही है जहाँ पर नारी को पूजा जाता है, मतलब इतना उद्वेलित है अंदर से हृदय की बता नहीं सकती। और लड़कियों को वैसा ही बंदर जैसा चालाक होने की जरूरत है, क्योंकि वो घर में बैठ नहीं सकती, बंद नहीं हो सकती। उन्हें वैसे ही चालाक बनना चाहिए कि अगर ऐसा कोई मगरमच्छ मिलता है, उनको ऐसा मित्र मिलता है, तो उस तरह से अपना बचाव कर सके और अपने जिंदगी के उद्देश्य को प्राप्त कर सके। हम एक आधी आबादी को अनपढ़, अशिक्षित या घर में बंद करके नहीं रह सकते। हमें उनकी सुरक्षा करनी है, तो उसमें उनको ये शिक्षा भी देना पड़ेगा कि हम चालाक हो, अपनी स्व सुरक्षा कर सकें। इसकी भी शिक्षा देने की आवश्यकता बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। कपड़ों के आधार पर अगर आप लेते हैं तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता। गांव के अंदर छोटी छोटी बच्चियां, 3-4 साल की बच्चियां, 2 साल की बच्चियां, जो अपना भाषा अपनी माँ से बोल नहीं सकती,
ये शिक्षा कहाँ है, मतलब क्या संस्कार नजर आ रहे हैं। ये हमारे जो शिक्षा को चुना है, जहाँ से नीतिगत तो उसमें कुछ था ही नहीं, सिर्फ लाभ और हानि का फायदा था कि हमें लाभ ही लाभ चाहिए। इसके लिए किसका बलिदान हो रहा है या कौन कुर्बान हो रहा है, कौन गरीब शोषित हो रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ प्रॉफिट की शिक्षा और उससे हम क्या सीख रहे हैं। और ये मैनेजमेंट जो पैदा हो रहे हैं लगातार कुकुर मुद्दे की तरह, वहाँ कोई नीतिगत बात नहीं है। नियम और शर्तें बिल्कुल बारीक अक्षरों में नीचे लिखी मिल जाएगी। ऐसे ही हर चीज के लिए धोखा आपको तैयार मिल जाएगा। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि आज के समय में नीति शिक्षा चलानी बहुत जरूरी है, उसके साथ समझना बहुत जरूरी है। वो जो भी दुर्घटना का शिकार होता है वो ऐसा ही है जैसे कि बंदर को शिक्षा दे रहे हैं कि भैया तू घर बना ले, तूफान आने वाला है, तो उसी का घर उजाड़ दिया, एक दिन वो भी मरा। और एक दिन अंत ऐसा ही होगा कि जब कुछ लोग अगर खड़े हो गए तो फिर क्या होगा, तब उनको अपराधी बना दिया जाएगा। पहले आज की स्थिति यह है कि आज सबसे पहले ईमानदार व्यक्ति जगह छोड़ के भागता है समाज के अंदर, उसकी कोई वैल्यू नहीं है बोलने वाले की, ये स्थिति है। बेईमान लोग सारे एक साथ इकट्ठे जाएंगे एक चीज के लिए कि हमें गलत करना है। मतलब कौन सा शास्त्र पैदा हो रहा है, ये कौन सा मैनेजमेंट पैदा हो रहा है, ये कौन सी नीति पैदा हो रही है, समझ में नहीं आ रही मुझे तो कि मतलब ये पतन है। अपनी अगर संस्कृति में चलते या अपनी चीजें पढ़ते तो मैं कहती हूँ कि कम से कम उनके अंदर मोरल वैल्यू तो जागती, आत्मा तो जागती। यहाँ तो बिल्कुल पशुता आ गई है, मुझे तो नजर नहीं आती। मैं तो यही कहूँगी कहानी से यही मिलता है। अगर पढ़ी होती ना कभी बचपन में तो शायद ऐसा तो नहीं करते, अपने दोस्त के साथ ऐसा नहीं करते। जो जूनियर सीनियर एक सहपाठी होते हैं, एक समान है ना। अब वो जो शिक्षक पढ़ते हैं वो मित्री होते हैं, लेकिन वो कहीं पे कोई विश्वास की चीज भी नहीं है। ये स्थिति उस जमाने में बता दी गई जो आज पूरी लागू हो रही है। बस धन्यवाद ही कहूँगी मैं। धन्यवाद मैडम। जो आप बातें कर रहे हैं उसके लिए नाम है उग्र शक्ति और अनंत शक्ति। इन्हीं का संस्कार करने की जरूरत है। अनंत शक्ति आपको टेक्नोलॉजी से और इंडस्ट्रियलाइजेशन से मिल रही है, और उग्र शक्ति आपको मिल रही है ये सेकुलरिज्म और ये इस तरह की सारी चीज़ों से। और इनके जो यूज़ करने वाले लोग हैं, जिनके पास वेल्थ है, वो तीनों का ये कॉम्बिनेशन मिलके जो है वो उस अमर शक्ति राजा को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। तो जो मनुष्यता के लिए होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा, संभलने में नहीं आ रहा। और मतलब इसको अगर आप इसके साथ मिला के देखें ना, जो शुरू में जो मैंने ये बात कही है कि इसमें श्रीगाल जो है, इन श्रीगाल को क्यों चुना होगा, ये कैरेक्टर क्यों चुने होंगे? क्योंकि वो चालाक है, पीछे से वार करेगा, वो दूसरों को सुझाव दे देगा कि तुम जाकर के ये दंगा फसाद कर दो। तो श्रीगाल को ये है, और वो दो तरह के श्रीगाल हैं, एक कर्टक है और एक दमनक है। दमनक वो है जो दमन, सारी प्रजा का दमन करवा देगा, इमरजेंसी जैसे लगवा दी, ठीक है। उसी तरह कर्टक जो है वो चालाकी और नीचतापूर्ण जो पॉलिसीज हैं, उस तरह की वो पॉलिसीज बनवाने वाला वो कर्टक है। तो जब आप इनको पर्सोनिफाई करके लाते हैं और इनको जब आप थ्योराइज करने लगेंगे तो ये सारी चीज़ें बड़े स्पष्ट रूप से सामने आने लगेंगी। चलिए तब तक किसी और को लेते हैं। धन्यवाद मैम। कोई और अपनी बात कहना चाहता हो, कोई और कहानी हमारे साथ साझा करना चाहता हो? किसी और को कोई? हाँ जी, डॉक्टर संगीता जी। नमस्कार। मैं आप लोगों को ही सुन रही हूँ तो मुझे ऐसी कुछ बातें याद आ रही हैं। बात तो छोटी सी है, जैसे ये मैम भी कह रही थी कि बेईमान लोग जल्दी इकट्ठे हो जाते, तो मुझे वैसे याद आ रही थी कि उनसे पहले भी जो सर ने बातें की, शिक्षा की भी बात की, तो मैंने पढ़ा था कि सुपात्र को ही दान देना चाहिए। कि मीन्स हम जैसे शायद कृष्ण जी कहते हैं कि ये नहीं कि हम किसी को उठा के भी कुछ भी ऐसे दे देंगे तो उसका भार तुम पे ही पड़ता है अगर वो उससे कुछ गलत कर रहा है, ऐसा मैंने पढ़ा है ना। तो जैसे हम लोग जब शिक्षा भी, जब हम खराब लोगों को शिक्षा दे देते हैं जो उसके लायक नहीं होते, तो वो उनको और मजबूत बनाती है, क्योंकि वो शिक्षा का इस्तेमाल भी नेगेटिव तरीके से ही करते हैं, है ना। देखा ही है हमने कि वहाँ भी जो ऐसे लोग हैं जिनको अगर वो इंजीनियर बन जाएंगे तो वो उसकी इंजीनियर देश भलाई के या उसके लिए नहीं करेंगे, वो उसके
नेगेटिव पर्पस के लिए ही यूज करेंगे। तो जैसे हमारी धर्म की शिक्षा, हमारी सोच बदलने के लिए धर्म की शिक्षा है, ये एजुकेशन तो चलो जो भी है हम सोच रहे हैं, पर वो एजुकेशन का इस्तेमाल या एजुकेशन हमें उनको देनी चाहिए जो सुपात्र हों। हम ये नहीं कि हाँ सबको एजुकेशन दे देंगे तो हाँ भलाई होगा, ऐसा कुछ लगता नहीं। वो हम देख भी रहे हैं कि ऐसा कुछ रिजल्ट्स नहीं है। और उसके बाद भी जो पात्र रहे भी नहीं, उनको भी फिर भी एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि हाँ जी इसको देनी है शिक्षा, तो उसके बाद दे ही जाओ, चाहे वो मीन्स कहीं किसी ऐसे लेवल पे भी पहुंच जाए कि दूसरों को देने वाले बन जाए हम, तब भी उनको मतलब है ना। बहुत मैडम लेकिन ये बड़ा समझ मुश्किल काम है। आप संविधान के हाँ, संविधान संविधान की इस धर्म बात की को स्वीकार नहीं करेगा, ये हाँ, पॉलिटिकल और स्टेटमेंट बन जाएगी। धर्म की शिक्षा हमें मीन्स बताती है कि हमने कैसे बनना है। अब अलग अलग धर्मों में वो अलग अलग तरह से है आपका, है ना। जैसे अब हाँ। हिंदू धर्म तो कहता कि हाँ जी सबकी, तो अलग धर्म अलग तरह से वो हम कहेंगे जो आप कहोगे इसको कैसे कहेंगे हम, जस्ट जो एजुकेशन की बात हो रही थी, दो तरह की है, आपने दो वर्ड्स यूज करे थे। जैसे अब जो बाकी हम ये एजुकेशन ले रहे हैं वो अलग दिशा की है, और हमारी धार्मिक शिक्षा एक अलग दिशा में हमें लेके जाते हैं कि इंसान कैसा बनना है। तो वो जब कंबाइन होती हैं, जब गलत लोगों के को हम शिक्षा ऐसे देते हैं, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो देखने को अब ये निश्चित करना बड़ा मुश्किल है कि किसको जी। शिक्षा देनी है, नहीं देनी। ये तो संविधान की भावनाओं के खिलाफ हो जाएगा और आपके अभी भी पीछे। खिलाफ तो अभी हाँ, भी है, पता लेकिन नहीं हाँ, डॉक्टर ये बात अम्बेडकर जी ने आपकी क्या सोच के ये करा था। बात वो तो देखो बेस तो हाँ, जैसे मैं हमारे समझ गया आपकी बात। रीति रिवाज भी होते हैं ना, वो भी देखो क्या सोच के बनाए जाते हैं। मैंने शायद कृष्ण पुराण में ही था कि अगर वक्त के साथ वो जो हमने रीति रिवाज अगर वो नहीं बदलते हैं तो वो रूढ़ियां बन जाती हैं, क्योंकि समय के साथ ये सब कुछ बदलना भी होता है। मतलब कि हो सकता है हाँ 100 साल पहले जो चीजें उस टाइम रिक्वायर्ड थे वो आज नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो अभी हमें उनको छोड़ना पड़ता है। और नहीं, ये लाइन मतलब कि मैं हमेशा याद रखती हूँ कि वो जो रीति रिवाज होते हैं वो वक्त के साथ अगर नहीं बदले जाएं तो वो रूढ़ी बन जाते हैं। तो ऐसे ही संविधान में भी कुछ लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं उस टाइम वो सही था, पर अगर 70 साल बाद कितनी पीढ़ियां करके पता नहीं तुम्हारे देश चलाने वाली भी बन गई, पर फिर भी तुम कहो कि हाँ भी नहीं वो तो बेचारा है कोई, तो फिर वो बात नहीं ना बनती, जी, है जी, ना। जी। खैर चलिए, संविधान में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। आपकी बात से वैसे तो मुझे सीधा जो ध्यान आया वो ओसामा बिन लादेन का आया, जो इतना पढ़ा मेरे लिखा। दिमाग में हाँ कि हाँ अभी भी बट अभी एनीवे, देखते हो हम पिक्चरें भी देखते हैं तो उसमें कौन जो इंजीनियर लोग हैं क्या क्या बना रहे हैं, क्या क्या उसको यूज कर रहे हैं, चलिए। अच्छी स्मार्टनेस दिखा के अच्छी तरह बोल के। एमबीओ तो आप उस तरह से अपने आप को, उनको पता लूप होल्स पता लग जाते हैं कि अच्छे काम में बुरा काम कैसे आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, रविंद्र जी, आप एक और कहानी सुनाना चाहेंगे? हाँ एक सुनाना चाहता हूँ सर मैं, जी, जी। हाँ, जो सुना आपने दीजिए। शुरू करी थी 3 मछलियों वाली, हाँ, हाँ, ज़रूर, जो वो बहुत उसकी ही रेपुटेशन। रेलेवेंट है। हुँ, उसमें मोटे तौर पर सर ये है कि एक मछली है जो ये सोचती है कि जो भाग्य में लिखा है वो होगा। हाँ, दूसरी मछली है वो ये सोचती है कि जब समय होगा, जैसी परिस्थिति होगा, उसका मुकाबला उस समय हम करेंगे। हुँ, और तीसरी मछली है जो ये सोचती है कि दूरदृष्टि से काम लेते हुए भविष्य में आने वाले खतरों से निपटने के लिए भी हमें सोचना चाहिए। अब इन 3 मछलियों के आधार पर आप भारत की विशेषकर विदेश नीति से भी अधिक रक्षा नीति का आकलन कर सकते हैं। हुँ, प्रारंभ में आप ये देखें, जब देश आजाद हुआ तो हमने क्या सोचा कि गुटनिरपेक्षता आ गई और हमारे ऊपर कोई आक्रमण नहीं होगा। हमने डिफेंस को पूरी तरह से इग्नोर किया, क्योंकि जो भाग्य में होगा हो जाएगा। परिणाम क्या हुआ कि 1962 में हम चीन से बुरी तरह से पराजित हो गए। ये तो वो पहली मछली। अब आती है सर दूसरी मछली कि जब परिस्थितियां होंगी उसका मुकाबला किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की नीतियों को लेना चाहूंगा कि जी, उन्होंने जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई उससे पहले, जब उनको लगा कि ये लड़ाई अवश्यंभावी है, जी, तो पहले उन्होंने
रूस के साथ संधि की 20 साल की, कि जिसमें उन्होंने तैयारी कर ली कि यदि भारत या रूस पर हमला होगा तो वो दोनों देशों पर माना जाएगा। जैसा कि अभी मेरे अनुज रोहतास जी जब जिक्र कर रहे थे, तो 1971 में क्या हुआ, जब अमेरिका का 7वां बेड़ा आया तो रूस ने भी भेज दिया। तो ये वो दूसरी मछली का नीति थी कि हम उसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहें। अब मैं आता, और यही कहानी लगभग कारगिल के युद्ध के समय भी हुई। आपको याद होगा सर कि जब कारगिल युद्ध हुआ तब हमारे सेना के पास वो तो थी तोपे तो बोफोर्स, लेकिन उनमें भरने के लिए बम और गोले नहीं थे, वो फिर मंगाने पड़े थे। अब मैं आता हूं सर तीसरी पर, जो वर्तमान सरकार की नीति है डिफेंस की। अभी कल ही आपने पढ़ा होगा कि हमने अपनी दूसरी सबमरीन अर्घात को भी शामिल कर लिया है। पहले अरिहंत थी, आज हम स्पेस में मिसाइल टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं। कहीं एक समय वो भी था कि ये कहा गया था, क्षमा चाहूंगा यदि किसी को असहमति हो तो कर सकते हैं, कि संसद में 2013 में ये कहा गया था कि चीन भारत के बॉर्डर को जो है ज्यादा विकसित ना किया जाए, ताकि उससे जो है भारत की सुरक्षा होगी। क्योंकि जब उबड़ खाबड़ होगा तो चीनी सेना कैसे आएगी। लेकिन आज यदि आप देखें, भारत जो है चीन के अंतिम छोर तक विकसित कर सका है, ताकि यदि कोई भविष्य में हमला होता है चीन की द्वारा कोई किया जाता है तो हम अपनी सेनाओं को तुरंत भेज सकते हैं। प्रिपेयर्डनेस जो है सेना की होनी चाहिए निरंतर। और आज आप देख रहे हैं हमारे पास राइफल भी आ गया है, तेजस भी आ गया है, तेजस मार्क 2 की तैयारियां भी हो रही हैं। तो ये जो तीसरी मछली थी कि जो ये कहती है कि हमें जो है भविष्य को देखते हुए अभी से तैयारियां करनी चाहिए, दूरदर्शिता से काम लेना चाहिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं सर कि 1950 से पहले ही सरदार पटेल जी ने अपने लेख में नेहरू जी को आगाह किया था कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन है। जो उनकी बात सही, लेकिन उस समय नहीं मानी गई। यदि उस समय हमने तीसरी मछली की तरह प्रारंभ से ही कार्य किया होता तो शायद अक्साई चीन भी ना जाता। शायद आज हमारी चाहे वो डोकलाम की समस्या हो, चाहे वो दूसरी समस्याएं हो, तो वो शायद ना आती। तो इसलिए मैं ये 3 मछलियों वाली कहानी है, ये रक्षा नीति के लिए प्रत्येक देश के लिए बहुत ही आवश्यक है कि जहां हम ये नहीं कि आज खतरा है, भविष्य के खतरे को देखते हुए हमें सदैव तैयार होना पड़ेगा। ये इससे मैंने व्याख्या करने की कोशिश की है। जी, ठीक है डॉक्टर, अच्छी बात है। और इसका चलिए आपने पॉलिटिकल कर दिया है। हालाँकि यद भविष्य का जो अर्थ है वो थोड़ा-सा और है। ये भविष्य नहीं, यद भविष्य है कि जो होगा जैसा होगा देखा जाएगा। लेकिन ये आपकी एक्सप्लेनेशन एक्सेप्टेबल है और अच्छी मान्यता इसकी है कि यही अपेक्षित है। तो चलिए, और किसी का कोई टिप्पणी या कोई और कहानी। डॉक्टर राजेंद्र, मुझे मालूम नहीं हमारे साथ अभी हैं कि सर एक मिनट, है ना, मैं इसे कह रही हूँ कि आपने सीमाओं को तो सुरक्षित कर लिया, लेकिन विद्या का निर्णय करने नहीं कर सकते, लेकिन हम नीति शिक्षा का तो निर्णय कर सकते हैं ना। हमको किसी की कुबुद्धि हो सद्बुद्धि हो उसको परिवर्तित तो कर सकते हैं ना, अच्छी शिक्षा को वापस लागू करके। जी जी ठीक है, हाँ ठीक है। और किसी की कोई कहानी एक कहनी हो। डॉक्टर सुभाष जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? और हमारे साथ प्रोफेसर मोहन जी भी। डॉक्टर साहब, मैंने अपना निवेदन लिख करके आप सभी को भेज दिया। भेज दिया है? ओके, ठीक है। मैंने चैट पे भेज दिया। और सभी विद्वानों से एक अनुरोध है कि इस वातावरण के लिए पंचतंत्र की कौन सी कहानी ठीक रहेगी वो आप लोग खुद निचोड़ लीजिएगा, लेकिन इस पे कहानी बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारी वास्तविकता और वर्तमान की
हाँ, हाँ। धन्यवाद। अच्छा। चलिए, जो डॉक्टर साहब ने जो शेयर किया है उसके ऊपर अगर कोई टिप्पणी करना चाहे तो उसका भी स्वागत है। और मुझे पता नहीं अब डॉक्टर राजेंद्र हमारे साथ अभी हैं या नहीं हैं। अच्छा। डॉक्टर साहब का जो प्रश्न है वो है कि हाउ विल वी रिजॉल्व अवर करंट प्रॉब्लम व्हेन अवर ओन पॉपुलेशन एक्ट्स एज शैडोज, स्लीपर्स एंड टूलकिट ऑपरेटर्स ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एंड फॉरेन डिवाइसिव फोर्सेस। जी, 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 बिल्कुल ठीक है। अब ऐसे प्रश्नों का उत्तर तो डॉक्टर साहब देखिए, एक बात तो शुरू में ही मैं ये स्पष्ट मान के चलता हूँ कि सब बातों का हम उत्तर नहीं दे सकते, लेकिन हम ये जो चुनौती है, इन चुनौतियों को समझें ज़रूर। और बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि जब आप उनको अंदर से सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर पंचतंत्र हमें क्या गाइडलाइन देता है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि जो गाइडलाइंस हैं, वो यही हैं कि हमें ये जो अंदर रहने वाले जो गीदड़ हैं, शृगाल हैं, जो करटक और दमनक नाम वाले, इस तरह के लोगों से हमें बचना है। और जो अमर शक्ति राजा जो है, जो संस्कारित राजा है, उसको हमें प्रभावी बनाना है। तभी जाकर के जो है ये जो शक्तियाँ उग्र हो रही हैं और जो फैल रही हैं, इनको हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो एक पर्सपेक्टिव मिल सकता है, लेकिन वो पूरी तरह से वो उसका उत्तर हो, ये कहना थोड़ा-सा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए हमें और अधिक अध्ययन और विचार करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से इस विषय को मैं रखूँगा और निश्चित रूप से हम ये भी विषय जो है किसी वक़्त लेंगे। कश्मीर में जो जेनोसाइड हुआ है कश्मीरियों का, हिंदू कश्मीरियों का, उसको हम ज़रूर टेक अप करेंगे। आगे भी इस विषय को एक बार हमने लिया था, लेकिन ज़रूर इस विषय को दोबारा टेक अप करेंगे। आशुतोष जी, इसमें मैं केवल एक बात कहना चाह रहा हूँ जी। कि जो भाई साहब ने बात की है कि अभी भारत सरकार को ब्रॉडकास्टिंग बिल को वापस लेना पड़ा है, और कल ही उत्तर प्रदेश में एक नया बिल लाया गया है जो बहुत ज्यादा विवादास्पद बना दिया गया है। असल में दिक्कत हमारे यहाँ पर क्या है सर, कि विचार अभिव्यक्ति के नाम पर, क्योंकि अराजकता और विचार स्वतंत्रता के बीच में इतना महीन अंतर है कि उसको परिभाषित करना, उसको अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब राजनीतिक स्वार्थ आ जाते हैं तो उस समय जिनकी बात, जैसे टूल किट की बात की है इन्होंने, अब आप देखिए कि ये केवल भारत की समस्या नहीं है सर, ऑल ओवर वर्ल्ड ये समस्या आ रही है। और जिसमें फेक फोटो वाला एक कॉन्सेप्ट नया आ गया है, तो ये एक नई ऐसी समस्या जिसकी ओर सर ने ध्यान दिलाया है। इसके ऊपर भी चर्चा विस्तार से की जाए तो अच्छा रहेगा। जी, डेफिनेटली नैतिकता का संकट है बड़ा भारी। हाँ जी, हाँ, ये तो है ही है इशू। चलिए, किसी और की कोई टिप्पणी है? अगर डॉक्टर राजेंद्र हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनको मैं ज़रूर आमंत्रित करना चाहूँगा। और मॉरिशस से मैडम मालती, मैडम आप शेयर करना चाहेंगे कुछ? जी, प्रणाम सभी को। आप मेरा सौभाग्य है कि मैं सुन पाई हूँ आप इस पंचतंत्र की किस तरह से आप लोगों ने इसकी व्याख्या वगैरह की है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं तो आप लोगों को इस तरह मैं हूँ तो बहुत छोटी हूँ। मुझे बस एक कहानी अच्छी लग रही है तो मैंने सोचा इसको मैं शेयर करूँ केवल आप लोगों से कि बच्चे की बात आप लोग भी सुन लें थोड़ा। मुझे जो बच्चा अच्छा लगा था जब मैं पढ़ाई कर रही थी, तो वो ब्राह्मण की और उनके 3 चोरों की और बकरे वाली कहानी मुझे बहुत पसंद आई हुई है। तो इस पर मुझे बात याद आती है कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, इस तरह से चल रहा है कि जिसमें कि बच्चों को किसी पढ़ाई में या अधिक ज्ञान प्राप्त करने में उनको प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा, बल्कि इस तरह से बताया जा रहा है कि अगर जैसे कि हमारे यहाँ जो परीक्षाएँ चलती हैं कैम्ब्रिज से, तो वहाँ पर क्रेडिट चाहिए होती है, तो आप अगले स्तर को ऊपर जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपस में होड़ है 2 यूनिवर्सिटीज़ की। एक ओपन यूनिवर्सिटी है और एक अपना मॉरिशस का यूनिवर्सिटी है। तो मॉरिशस की यूनिवर्सिटी वो अपना स्तर रखना चाहते हैं, तो उनके 5 क्रेडिट जो चाहिए आगे बढ़ने के लिए, तो उसके ऊपर वो रहता है, मतलब
he feels strong about it and he wants to keep it up अपने स्टैंडर्ड रखने के लिए। लेकिन जो दूसरा वाला यूनिवर्सिटी है वो कहते हैं कोई बात नहीं, अगर आपकी एक ही क्रेडिट है तो ठीक है, हम आपको डिग्री दिला सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि विद्या की जो विद्या का जो स्तर होता है वो नीचे जा रहा है। तो मुझे वो ब्राह्मण की याद आ गई और वो यूनिवर्सिटी, दूसरे वाले यूनिवर्सिटी का, कि ब्राह्मण को हम मानते हैं कि वो बहुत पढ़ा लिखा होता है, बहुत ज्ञानी होता है, उसको सारा कुछ पता होता है, लेकिन कुत्ते और बकरी के बीच में वो अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाया। तो आप लोगों की बात सुन करके मेरा भी ध्यान थोड़ा खुला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बोलने के लिए, आप नहीं दी तो बच्चे की बात सुन करके आप थोड़ा सा कैसे बोले, लेकिन ये पढ़ाई को इसलिए हमारी संस्कृत जो है यहाँ पर ना वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो कहते हैं कि संस्कृत पढ़ के क्या होगा। हमारे यहाँ पर जो अफ्रीका से आए हुए थे वो लोग, उनकी एक भाषा बनी हुई है फ्रेंच आदि से जुड़ जा के, उसको क्रियोल बोलते हैं। तो क्रियोल को जो महानता दी जा रही है, जो महात्म्य दिया जा रहा है, वो हमारे हिंदी संस्कृत को उतना नहीं दिया जाए। हो रहा है कॉन्फ्रेंस वगैरह बहुत सारे कुछ हो रहे हैं, लेकिन जो क्रियोल वाले हैं वो अपना जो भाव है वो उसको प्रस्तुत करना जान रहे हैं। लेकिन हमारे जो अपने लोग हैं वो ब्राह्मण के रहे मूर्ख है, कुछ पता नहीं कैसे भी इसको प्रस्तुत करें, वो नहीं हो पा रहे हैं। अब हम लोग जब कुछ बोलते हैं तो हमको तो डांट मिल जाए, हम छोटे हैं तो टीचर भी डांट देते हैं, जो ऊपर के होते हैं वो भी डांट देते हैं कि चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं आता जाता। तो उस तरह ये ब्राह्मण वाली कहानी मुझे बचपन से ही बहुत बहुत पसंद था। थैंक यू, आपने हमें बोलने को अवसर दिया। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कुछ मैंने जाना। धन्यवाद। लेकिन पंडित और ब्राह्मण में बहुत अंतर होता है। पंडित कोई भी हो सकता है। पंडा इति नाम बुद्धि, पंडा जो है वो बुद्धि को, इंटेलेक्चुअल जो व्यक्ति है वो पंडित है। ब्राह्मण जो है वो जरूरी नहीं वो पढ़ा लिखा हो या वो है। हाँ, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए। और वो उसमें बिल्कुल बड़े ध्यान से उन्होंने, मतलब मैं तो हैरान होता हूँ कि पंचतंत्रकार ने, विष्णु शर्मा का बौद्धिक विकास कैसा रहा होगा और उसकी दृष्टि कितनी विकसित रही होगी, जिसमें इतने सारे बातों को इस तरह से प्रस्तुत कर दिया, पर्सोनिफाई करके उनके नाम चुने, उनकी घटनाओं को चुना और क्रिया प्रतिक्रियाओं को चुना। एक कमाल है, अद्भुत है। लेकिन हम लोगों ने उसको प्रयोग करना नहीं सीखा, ये हमारा दोष रहा है। तो हमारी ये दोहरी जिम्मेदारी है कि हम अपने शास्त्र को भी देखें और साथ में उसको इंटरप्रिटेशन करनी भी सीखें, उसको अप्लाई करना। यही कमी है गुरुजी। हाँ सर, यही कमी है गुरुजी कि हम उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लोग हमें कोई मिलता नहीं है कि आकर के इस तरह से समझाएं। हम लोगों को पढ़ाया गया चाहिए, ठीक है पंचतंत्र की कहानी आप पढ़िए, लेकिन जिस ढंग से आप पढ़ने से अर्थ का अनर्थ हो रहा है हर जगह जी। यही पढ़ने से अर्थ, शब्दों के अर्थ का अनर्थ, यही प्रयास हम लोग कर रहे हैं और यही अपेक्षित है। ये जो एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करने वाला है, और विशेष रूप से संस्कृत में, कि ये जो अनुवाद करना दे देते हैं ना, कि जब टीचर ने किताब पढ़ा दी, ग्रंथ पढ़ा दिया, तो उसके बाद प्रश्न के रूप में कोई भी अनुवाद देने की जरूरत नहीं है। उसको आप एक सिचुएशन दीजिए और जो पुस्तक आपने पढ़ाई है, चाहे अभिज्ञान शाकुंतल पढ़ाई, चाहे पंचतंत्र पढ़ाया, और उस सिचुएशन का वो हल निकाले, तभी तो बुद्धि का विकास होगा छात्र की। उसका अनुवाद करा के तो उसकी आप हत्या कर रहे हैं। तो जी, तो यही तो होता है गुरुजी, आवश्यक है। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, या मैडम ने ही वो जो सवाल उठाया था कि भी पढ़े लिखे लोगों में जो है वो टेररिस्ट बनते हैं, तो पंचतंत्र इसके बारे में क्या रिस्पॉन्ड करता है? जब आपने पंचतंत्र पढ़ लिया, बजाय इसके मैं कहूँ कि ये निम्नलिखित श्लोकों के 4 श्लोकों के हिंदी अनुवाद करें, ये तो छात्र की बुद्धि की हत्या करने वाली बात है। नहीं, हम लोग क्यों नहीं समझ रहे इन बातों को? वही का वही चलिए, और किसी की कोई टिप्पणी है तो फिर, नहीं तो हम इसको पूर्णता की ओर अग्रसर करेंगे। और उसमें एक बात मैं कहना चाहता हूँ उसमें कि कथाएं तो हैं ही हैं, कथाओं के अंदर जो श्लोक दिए हुए हैं, हाँ वो अभी तो चर्चा, और उन श्लोकों के अंदर इतना जो ज्ञान भरा हुआ है, जो दिशा भरी हुई है, जी जी, वो तो एक एक श्लोक लाखों का है। और अब देखिए, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत स्वरभूतेषु यह पश्चित से पंडित अगर चलेगा पता। बिल्कुल बिल्कुल। और वदेत सत्यम प्रियम वाक्यम न वदेत सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम चैव एष धर्म सनातन का पता चलेगा। अब ना तो संस्कृत पढ़ी, ना ये श्लोक पढ़े, ना इसका मर्म समझा, ना इसकी इंटरप्रिटेशन समझी, इसलिए सब अज्ञान के घोर अंधकार के अंदर विनाश की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उससे दूर होने का यही उपाय है जो आप कर रहे हैं
ज्ञान का प्रकाश हो, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यु और मां अमृतंगमय, और कोई रास्ता नहीं है, नान्य पंथा विद्यते अनियम। विद्युत विनाश है। चलिए ठीक है जी भाई साहब। बहुत जी जी। डॉक्टर नरेंद्र दत्त जी हमारे साथ जुड़े हैं और ये अंतिम वक्तव्य रहेगा। मैं थोड़ा सा तो क्या जुड़ा, लेकिन मेरा इसमें ये टिप्पणी थी, क्योंकि आपका कार्यक्रम के पहले से ही दिमाग में था कि जैसे हमारे यहाँ विक्रम बेताल की भी कथा है ना, या जी जितनी भी इस प्रकार से है, उसमें भी एक जगह ऐसा प्रसंग आता है कि जिसको बोलते हैं वो राजा ये कह रहा है हाँ कि बिल्कुल। वो जो वो है उसका चौकीदार, वो कहता हाँ है कि जी आप आज नहीं जाइए क्योंकि आपके जीवन को संकट है। तो राजा जो उसको इनाम देता है और बाद में उसको नौकरी से निकाल देता है। तो वो बेताल विक्रम से पूछता है कि भाई उसको एक तरफ तो इतना इनाम दिया, फिर नौकरी से क्यों निकाला? ये भी हमको जीवन में अपना जो कर्तव्य है, वो उसका मूल कर्तव्य था कि रात को वो सोना नहीं है, जागना है, और सो के उसने स्वप्न देखा था। हम्म। इस की कथाओं में से बहुत ये मिलता है, इसमें ये थोड़ा-सा लगा कि जोड़ना चाहिए। हाँ, नहीं, नहीं, बिल्कुल, चीज़ें चाहिए। और ये जो विक्रम बेताल वाली बात है, मैं ये स्पष्ट कर दूँ कि जब हम क्रिटिकल थिंकिंग के मॉडल के ऊपर चर्चा करेंगे, तो हम विक्रम बेताल के आधार पे ही करेंगे, क्योंकि वही एक सबसे ऐसा ग्रंथ है जो क्रिटिकल थिंकिंग के लिए आपको प्रेरित भी करता है और उसको हमें जब स्कूल्स में उसका प्रयोग हमें करना चाहिए, उसकी कार्यशाला लगानी चाहिए कि कैसे हम उसका प्रयोग करें और क्रिटिकल थिंकिंग जो है आलोचनात्मक चिंतन का विकास छात्रों में और बाकी लोगों में हो। तो उसको हम समय के साथ देंगे। तो चलिए हम आज अपनी चर्चा को यहीं पे विश्राम देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रवि शर्मा जी वो भी जुड़े हैं। सर मैं ये है ना, इस पुस्तक जो मित्रलाभ पढ़ते भाग मात्र हितोपदेश, ये मेरे घर से इसकी समीक्षा कर दी गई है, छंद अलंकार, और जो मेरे फादर इन थे उनका चरित्र और उनका निर्णय क्षमता बहुत अच्छी थी। मैं ये कहना चाहूंगी, मतलब इसका असर पड़ता है अगर कोई इसको पढ़ता है और जीवन उतारता है तो। बिल्कुल जी, इसको जरूर लेंगे जी। और कोई कुछ कहना चाहता हो तो अपनी बात रख सकते हैं, नहीं तो फिर धन्यवाद करने से पहले एक बार डॉक्टर चित्तरंजन जी जो कि डायरेक्टर हैं संस्कृत अकादमी के, हरियाणा संस्कृत अकादमी के, उनसे मैं कहूँगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन आप सभी का करें। किसी और की कोई टिप्पणी हो, कुछ कहना चाहता हो तो चलिए ठीक है। तो धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डायरेक्टर महोदय चित्तरंजन दयाल सिंह कौशल जी को कि वो सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें और इसके साथ ही हम आज की कथा को, आज की चर्चा को विश्राम देंगे। धन्यवाद ज्ञापन की पुनीत परंपरा में सबसे पहले तो मैं अपने सभी श्रोताओं का और सभी वक्ताओं का, सभी सहभागियों का, प्रतिभागियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि जिनकी सक्रिय सहभागिता से ही यह आज की चर्चा परिचर्चा बहुत ही सार्थक और बड़ी ज्ञानवर्धक और विचारोत्तेजक सिद्ध हुई है। और जो इसकी धुरी हैं हमारे डॉक्टर आशुतोष अंगिरस जी, जिन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है कि समाज के अंदर संस्कृत का जो विराट स्वरूप है, संस्कृत का जो सार्थक स्वरूप है, संस्कृत के ग्रंथों में जो ज्ञान विज्ञान की महान परंपरा भरी हुई है, उसको जन जन तक बहुत ही अच्छे ढंग से, बड़े ही इनोवेटिव वे से प्रस्तुत करने का जो बीड़ा उठाया हुआ है, उसके लिए उनका जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। कई बार वो चर्चा में कहते हैं कि इसका कुछ लाभ भी है कि नहीं है। इसका अनंत लाभ है और अनंत काल तक इसका लाभ रहेगा। और इसको और प्रभावी बनाने के लिए जो मेरे लायक आप आदेश करेंगे मैं प्रस्तुत हूँ। और मैं तो हमेशा बड़ा ही गदगद होता हूँ कि जब भी आप इस प्रसंग से, इस चर्चा पर चर्चा से मुझे भी जोड़ते हैं। और हमारे मित्र श्री रविंद्र कुमार गुप्ता जी, सुभाष जी, इंदु शर्मा जी, अखिलेश जी, संगीता जी, मालती जी और भी जो प्रबुद्धजन जुड़े हुए हैं, उन सब की जो भावना है उसके अनुरूप संस्कृत का प्रचार प्रसार, अपनी हिंदी का संस्कृत का प्रचार प्रसार बड़े ही सार्थक रूप में, प्रभावी रूप में बढ़े। और एक ही उपाय है कि हम बड़े ढंग से, बड़े वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और बड़े तार्किक दृष्टिकोण से इसको आगे बढ़ाएं
जादू वो जो सर पे चढ़ के बोले। देखिए भाषा बड़ी प्यारी है, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती तस्माद् काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। और मैं यही बात कह रहा था कि एक एक श्लोक तो हमने छोड़ दिए, जिनके देखिए केवल मनोरंजन ही ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। सारा ज्ञान तो श्लोकों में भरा हुआ है। कहानी तो इसलिए सुनाई उन्होंने कि वो राजा अमर सिंह के मूर्ख पुत्र थे, उनकी पढ़ने में रुचि नहीं होती थी, कोई भी पढ़ाने के लिए आता था उसको भगा देते थे वो। तो उसने घोषणा की भाई 6 महीने में कौन विद्वान बनाएगा। वो फिर विष्णु शर्मा ने कहा कि मैं विद्वान बनाऊंगा इनको 6 महीने के अंदर। और ऐसी कहानियां सुनाई कि वो कहानी सुनते सुनते मनोरंजन के साथ साथ नीति निपुण बन गए, अपने क्षेत्र में अग्रगण्य हो गए। और ये कहानियां बचपन से हमारे दादा दादी नाना नानी बड़े भाई दीदियां सब सुनाती रही हैं और आचार्यगण सुनाते रहे हैं। पाठ्यक्रम में तो जो लगी तो बाद में पढ़ी, किंतु वो हमने पहले सारी सुनी हुई थी, और जो सुनी हुई थी वो हमारे मन मस्तिष्क में घर कर गई और हमें वो एक पथ प्रदर्शन करती थी हमारा वो कहानियां। मैं अपने पिताजी की पीठ पे चढ़ के मुझे सारी कहानियां, चाहे वो आप बेताल पचीसी कहो, चाहे सिंहासन बतीसी कहो, चाहे हितोपदेश की कहो, ये और ये एक कहानी 2 कहानी 10 कहानी नहीं है, ये 200 कहानियां हैं, हजारों कहानियां हैं, ये हजारों। और इनका विश्व की भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, दुनिया लाभ उठा रही है। और हमारे बच्चे इस मनोरंजन से भी वंचित हैं, इस ज्ञान से भी वंचित हैं, व्यवहारिक ज्ञान से भी वंचित हैं। और सारा कारण यही है कि हमने इसको उस ढंग से आधुनिक परिप्रेक्ष्य में थोड़ा इनोवेटिव वे से प्रसारित नहीं किया। ये महान कार्य आप आशुतोष अंग्रेजी जी कर रहे हैं और हमको भी इसमें जुड़ने का सौभाग्य मिल रहा है। और निश्चित रूप से मैं तो अक्सर कहता हूं कि सर्वे भारतीय न केवलम भारतीय सर्वे विश्व जना पंचतंत्र पठिष्यन्ति न केवलम आंग्ल माध्यमेन न केवलम हिंदी माध्यमेन संस्कृत माध्यमेन पठिष्यन्ति। क्योंकि संस्कृत के श्लोकों का आनंद अनुवाद में थोड़ी आएगा। अनुवाद में तो हत्या, जैसे आपने कहा, वो तो हत्या हो जाएगी, उसका मर्म नहीं समझे तो मर्म आपके जीवन में उतरे। विश्व में यदि हम वास्तव में युद्ध मार्ग से हटकर बुद्ध मार्ग को अपनाना चाहते हैं, वैदिक संस्कृति का किण्वंतो विश्वमार्यम का उद्घोष करना चाहते हैं, डिम डिम घोष करना चाहते हैं, ये छोटी छोटी कहानियां बड़े ही अच्छे ढंग से बड़ा एक साधन सिद्ध हो सकती हैं। ये हमारी सिद्धि का साधन है ये कथाएं, क्योंकि इन कथाओं में इतना आकर्षण है। इसकी नकल पर बड़ी किताबें बनी, बड़ी कहानियां बनी, किंतु सब डूब गई, कोई पॉपुलर नहीं हुई, इतनी लोगों की जुबान पर नहीं चढ़ी। विद्या तो वो है विद्या कंठ, जो सबके कंठ हो। और ये कथाएं इस तरह से लोकप्रिय हैं आज भी। इनके ऊपर चलचित्र बने, इनके ऊपर सीरियल बने, इनके ऊपर जो कलाकार हैं वो प्रदर्शनी लगाएं, जहां पर पंचतंत्र पढ़ाया जाता है, पंचतंत्र के विद्वान, पंचतंत्र के कलाकार, पंचतंत्र के जो और संगीतमय साथी हैं, संगीत के माध्यम से, कला के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से और फोटोज के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार करेंगे तो वो भाव हृदय में जाएगा। आज नैतिकता का संकट है, नैतिकता का। कहां तो किसी को हम बुरी नजर से सोचते भी नहीं थे किसी के बारे में, और उस महान परंपरा के अंदर, उस वैदिक परंपरा के अंदर, उस सनातन परंपरा के अंदर ही वो शक्ति है जो सारे विश्व को उस नैतिकता का संदेश दे सके, उनके हृदय में उतार सके। और उसका जो प्रभाव है, चाहे वो अपना राम भक्ति के आंदोलन से, चाहे कृष्ण भक्ति के आंदोलन से, चाहे वैदिक भक्ति के आंदोलन से, जहां जहां इस प्रकार के तेजस्वी लोग हैं उनका प्रभाव दिखाई देता है। और वही आशा की किरण है। और हमारे हरियाणा में, हमारे भारतवर्ष में आशुतोष अंगिरस जी महान कार्य कर रहे हैं। इसकी भी जो ज्ञान की किरणें, प्रकाश की किरणें, इसकी जो सुगंधी है वो फैल रही है। और मैं तो देखता हूं कि किसी प्रकार की निराशा नहीं आनी चाहिए। निश्चित रूप से सत्यमेव जयते। क्या हमें इस वचन पर विश्वास नहीं है? यदि हमें इस वचन पर विश्वास नहीं है तो इसका मतलब है कि हमें अपने पर विश्वास नहीं है, अपने महापुरुषों पर विश्वास नहीं है, अपने वैदिक ऋषियों पर विश्वास नहीं है। किंतु ऐसी बात नहीं है। जिनको ऐसी महान आस्था है, महान विश्वास है,
वो उस क्षेत्र में लगे हुए हैं। और यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में काम करता है सूरमा अकेला। तो हमारे सूरमा हमारे शिरोमणि आशुतोष अंगिरस जी हैं और सब साथ हैं, तो निश्चित रूप से इसका प्रकाश फैलेगा और विश्व संस्कृतमय, वैदिक संस्कृतिमय होगा। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर साहब। जैसा कि मैंने शुरू की कहानी आरंभ की थी कि जो वानर है, कीलोत्पाटी वानर, इस वक्त संस्कृत के पास, संस्कृतज्ञों के पास बहुत संभावनाएं हैं। संस्कृतज्ञों को केवल दृष्टि बदलने की आवश्यकता है, ज्ञान उनके पास है। इस वक्त सारे समाज विज्ञानों की स्थिति और जो प्रबंधक करता हैं उनकी स्थिति कीलोत्पाटी वानर जैसी है। वो डेवलपमेंट के चक्कर में उन्होंने सारी मनुष्यता का हाथ फंसा दिया है और आगे रास्ते नहीं सूझ रहे। आधी सृष्टि उन्होंने नष्ट कर दी, आधी पृथ्वी। इसीलिए तो अब चांद पे जाने की बातें होती हैं कि भाई चांद पे जाके सच्चिदानंद जी उनको अनुभूति ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, उनके मुख में ये शब्द ही नहीं आता। बिल्कुल, अब हमारे पास बिल्कुल समय है, उचित समय है कि हम यहाँ पे संस्कृत का प्रयोग करना सीखें। शास्त्र आपने पढ़ लिया है, लेकिन दूसरा पक्ष भी आप उसके ऊपर अधिक बल दें कि उसको प्रयोग में कैसे लाना है। तभी हम जो है वो विकल्प दें और तभी जो है वो संस्कृत सुप्रतिष्ठित होगी। तो इसी अपेक्षा के साथ आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप सबने उसमें सहयोग दिया। हालांकि मुझे मन में संदेह था कि ये सफल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इस तरह की चर्चाएं संस्कृत साहित्य में नहीं होती, संस्कृत के क्षेत्र में नहीं होती। लेकिन फिर भी चलिए, लोग जुड़े, लोगों ने सभी ने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन की, इसमें विचार दिए, लेकिन इसको और अधिक संस्कारित करने की अपेक्षा है। और अभी तो जिन श्लोकों की हमने चर्चा नहीं की उसको फिर लेंगे दोबारा से, और मुझे लगता है कि इसका भाग 2 हमें करना अपेक्षित है, ताकि हम इसके ऊपर, इसके आधार पे पॉलिसीज या स्ट्रेटजीज की बात कर सकें कि जो भी कहानी है उसके आधार पे क्या स्ट्रेटजी बनती है या क्या पॉलिसी बनता है या क्या मॉडल बनता है, उसके ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए। और वो हम शायद इसके भाग 2 में हम करेंगे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबका आभार। फिर दोबारा मिलेंगे बहुत जल्दी ही, बहुत शीघ्र ही। और सुभाष जी, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आप वाला विषय जो है, ये जो कश्मीरी ब्राह्मणों का और पंडितों का जो नरसंहार हुआ है, उस विषय को दोबारा जरूर लेंगे। हालांकि मैं पिछले साल भर पहले शायद उसके ऊपर हमने 2 बार बात की है, जिसमें नाम भी थोड़े विस्मृत हो जाते हैं मुझे, लेकिन उसके ऊपर पुनः हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे निश्चित रूप से। और उसके लिए क्या हम कर सकते हैं वो अवश्य से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, एक ही अनुरोध है कि अब हमारे साथ जेनोसाइड में ना बांग्लादेश के भी नॉन मुस्लिम ऐड हो गए। जी जी, उनका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो बेचारे भाग करके कहाँ जाएं। हाँ, स्थिति तो बहुत खतरनाक हो रही है, लेकिन इस सारी स्थिति की समीक्षा और इसके ऊपर चर्चा हम जरूर करेंगे और संस्कृत की दृष्टि से ही करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और बहुत जल्द ही करेंगे। तो धन्यवाद। आप सभी लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं। आप लोगों के समय के लिए और सहयोग के लिए पुनः आभार। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।